एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हो आप सब? सो आज आपका रहेगा 2015 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने। आई होप आपने 2015 का लेवल 1 देख लिया होगा। आज हम अपने लेवल 2 वाले क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाएंगे। लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर में आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल है, ठीक है। इसको आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है। वही पेपर का पैटर्न सीडीपी 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी चूज करो तो बहुत अच्छी बात है, 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 2 जो है आप इंग्लिश चूज करो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी 30 मार्क्स की। साइंस और मैथ्स 60 मार्क्स का आता है, जिसमें 30 मार्क्स की आपकी साइंस, 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स रहती है। और सोशल स्टडीज वाले जो बच्चे हैं उनका पूरा 60 मार्क्स का सोशल स्टडीज रहता है, ठीक है। और फॉर एनी अदर सब्जेक्ट कैन चूज फॉर योर फॉर बी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हिंदी का वही चीज़ें बताता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे पढ़ती है। अभी मैं स्क्रीन देख लेती हूँ, आपको थोड़ा-सा और क्लोज़ कर देते हैं और कैमरा भी हाइड कर देते हैं। आपसे सीडीपी सेक्शन के बाद मुलाकात करेंगे, ठीक है? सो क्लोज़नेस थोड़ी-सी और बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा विज़िबल हो जाए। बिकॉज़ ये वाला पेपर जो है लाइक 2015 का भी जब लेवल 1 हमने किया था, वो थोड़ा-सा ब्लर था। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाए हैं। तो लेवल 1 भी थोड़ा-सा दिक्कत वाला था और लेवल 2 में भी थोड़ी-सी समस्या आपको शायद हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को रीड करती रहूँगी आप सबके सामने, दिक्कत आएगी नहीं। जुड़ जाइए जल्दी से और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कभी कर दीजिए, बाद में भूल जाते हो, है ना? चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्सिया। डायलेक्सिया सबने पढ़ा होगा, और सॉरी डिसलेक्सिया है, डायलेक्सिया नहीं है, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया अगर सबने पढ़ा है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपको बताना है। नॉट प्रॉब्लम विद रीडिंग एक्यूरेसी, ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिसको डायलेक्सिया डिसलेक्सिया होता है वो रीडिंग एक्यूरेसी तो उसको समस्या आती है। स्पीड, उसकी स्पीड में भी दिक्कत है। कॉम्प्रिहेंशन, सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में निश्चय नहीं। डिसलेक्सिया जिसको होता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से लिखने में उसको मतलब परेशानी हो या दिक्कत हो या कुछ भी इस टाइप से। स्लो रेट ऑफ लर्निंग, ये भी डिसलेक्सिया में आता है, ये भी आता है। और डिफिकल्टी इन लर्निंग, बिल्कुल डिफिकल्टी इन लर्निंग भी आता है। एंड रिमेम्बरिंग प्रिंटिंग वर्ड्स। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपको बताना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला। डन। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आराम से कराया। क्वेश्चन नंबर 2, अभी थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज कर लेंगे। पावरफुल मोटिवेशन इज अफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। आपका बताना है आपको सशक्त अभिप्रेरणा, पावरफुल मोटिवेशन, अभिप्रेरणा इज अफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, सीखने का प्रभावशाली घटक है। चाइल्ड बिकम हेल्थी, लर्न्स रैपिडली, डज मेडिटेशन, फील्स हैप्पी। नॉर्मल सी बात है, अफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग कौन सा होगा? हेल्थी, इससे बालक स्वस्थ रहता है, रखता है या ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, कुछ भी नहीं, सीख सीखता है। फैक्टर ऑफ एक्टिव लर्निंग, अगर आप बच्चे को बहुत तगड़ा पावरफुल मोटिवेशन दोगे, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, जिससे क्या होगा? लर्न्स रैपिडली, बच्चा शरीक सीख लेगा चीजों को। सी आंसर करेक्ट आंसर है। थर्ड पे बढ़े तो क्राफ्ट एजुकेशन। अब ये वाला भी एक टॉपिक हमने किया था, जिसमें देखा था, हमने सीखा था कि रिटार्डेड बच्चे, बैकवर्ड बच्चे, गिफ्टेड बच्चों को, कॉमन चाइल्ड तो नॉर्मली हो गया, कॉमन तो इसका आंसर आएगा नहीं, तो वैसे कट गया। तो अब इनमें से कौन से बच्चे हैं जिनको क्राफ्ट, हस्तलिपि, अब आपको वहाँ पे मैंने टॉपिक में बताया था, हाथों से मतलब चीजें जो आप हस्तलिपि बोल सकते हैं, हस्तशिल्प बोल सकते हैं, हाथों से चीजें बच्चों को बनानी जब हम सिखाएंगे, तो वो कौन से बच्चों को सिखानी चाहिए? रिटार्डेड को, बैक मंद बुद्धि वाले, पिछड़े बालक। देखो गिफ्टेड वालों को तो सिखाने की वैसी कोई जरूरत नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिफ्टेड वैसे गया, कॉमन चाइल्ड वैसे गया। अब बचा बैकवर्ड और रिटार्डेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन्हें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड में, ठीक है। हाउ विल यू इरेडिकेट स्टीलिंग हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे के अंदर, बहुत सारे छात्रों में मान लो चोरी की आदत आ गई, चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? अब आप एक टीचर हो, बच्चे अगर मान लो आपके क्लास के बच्चे चोरी कर रहे हैं,
अब आप उन्हें उनकी उस आदत को कैसे दूर कर सकते हो? उन्हें रिवार्ड्स दोगे? तो कतई नहीं होगा ना। स्कोल्डिंग देखो आपको बच्चों को कभी भी डाँट नहीं मारनी। थ्रू एग्ज़ाम्पल और पनिशमेंट, वही पनिशमेंट आपको देनी नहीं, डाँटना आपको है नहीं, चोरी करता है अवार्ड तो वैसे नहीं दोगे। तो एक ही हमारा जो बचता है वो है थ्रू एग्ज़ाम्पल, उदाहरण देकर, ठीक है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th की, तो 5वां क्वेश्चन आप सबके सामने है जो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5th, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू। जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानते हैं कि गिफ्टेड बच्चा कौन-सा है, गिफ्टेड का मतलब प्रतिभावान बच्चा कौन-सा है, तो हम सबसे ज़्यादा गिव प्रायोरिटी हम सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे? पेरेंट्स के ओपिनियन को, टीचर्स के ओपिनियन को, ना तो पेरेंट्स के ओपिनियन को महत्व दो, ना ही टीचर्स के ओपिनियन को महत्व दो। क्योंकि अभी बताती हूँ, द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट द कम्युनिटी व्यूज़ पॉइंट। बिल्कुल, जब आपको बच्चे को पहचानना है कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन करनी है गिफ्टेड बच्चे की, तो आप क्या करोगे? रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ठीक है? सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर बी। डन। 5th का बी करेक्ट है। 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज द इनडायरेक्ट मेथड? क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सो अभी ये मैं आपको बता देती हूँ, हमारा रीड का बैच ऑनगोइंग है, यहाँ लिखा रहा है रीड बैच इज ऑनगोइंग ऑन, बैच इज गोइंग ऑन। हमारा रीड का बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम लर्न एंड ग्रो एवरीडे है। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रीड के बैच में जुड़ सकते हो। रीड में बहुत ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से आप जब तैयारी करेंगे तो रीड की बहुत सारी वैकेंसी है। आप उसमें एक टीचर लग सकते हैं। जब आप कुछ समय के लिए खूब अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप का बहुत सुनहरा अवसर है रीट में नौकरी लेने का। बाकी कोई भी दिक्कत है, ये व्हाट्सएप नंबर है 7015153730। आप इस पे कांटेक्ट करके आपको कोई भी दिक्कत है रीट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं और अपने बैच में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 6 कहता है विच इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन। टेंशन होता है लाइक तनाव, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग। ये भी क्वेश्चन अभी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुआ है। देखो, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है कोई भी पेपर, वो सिर्फ़ रीड नहीं, आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर कीजिए। तो आपको एक बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि हमारा पेपर आना कैसे है, हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। तो अभी हमने 2011 के दोनों लेवल सॉल्व कर लिए थे, 2012 के दोनों लेवल सॉल्व कर लिए थे, 15 का लेवल 1 सॉल्व कर लिया था और हम अभी 15 का लेवल 2 सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि ये हम 6th पेपर सॉल्व कर रहे हैं रीट का। व्हिच इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन? टेंशन रिडक्शन का इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष ढंग कौन-सा हो सकता है? एनालिसिस और डिसीजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल्स, रिमूविंग द बैरियर्स और सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही से आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? एनालिसिस और डिसीजन होता है विश्लेषण और निर्णय। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल मीन्स दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इनडायरेक्ट मेथड बताना है टेंशन रिडक्शन का। रिमूविंग द बैरियर्स, रुकावटों को अगर आप दूर कर दोगे तो टेंशन दूर हो जाएंगी। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है इसका हिंदी का मतलब है उदात्तीकरण। ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा किसका? टेंशन रिडक्शन का इनडायरेक्ट मेथड अगर आपसे पूछे तो। क्वेश्चन नंबर जो 7th है ये बहुत बार रिपीट होता है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आए साल हर पेपर में आपको ये किसी न किसी पेपर में देखने को मिलता है हर साल। राइट ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी गलती करके आते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये एक एक्ट 2009 का आरटीई जिसे हम बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, या कंप्लीट नाम दो तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू किया गया पूरी कंट्री में। कब किया गया आपको डेट बतानी है। आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ जिससे आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर्स दिया करो कि 7th का आपका ए है, 8th का आपका बी है। इस टाइप से नंबरिंग के साथ आंसर दो तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी आपके कमेंट्स को पढ़ने में। कौन सा आंसर करेक्ट है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो आपको रहता है याद। अब कंफ्यूज हो जाते हो कि 2009 लगाएं या 2010।
तो ये आपका जो एक्ट है 2009 में आया था, लेकिन ये पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 के साथ मेरा 7th का बी आंसर करेक्ट है। डन। ये ए मैंने लिखा है, ये हटा रही हूँ। अभी आप समझ लो आंसर गलत बता दिया। नहीं। अच्छा, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है अगला 8th। ऐसा कोई भी सीटेट का पेपर नहीं है, एक भी सीटेट का पेपर ऐसा नहीं है 2011 से लेकर 2021 तक के, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें एनसीएफ 2005 का ना क्वेश्चन आया। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सीटेट तो हर बार ही देता है और रीट भी हर बार देता है। मेरे हिसाब से तो रीट का भी ऐसा कोई पेपर नहीं गया अब तक। मैंने छठा पेपर हम सॉल्व करें, सिक्स पेपर में सॉल्व करा रही हूँ। ऐसा कोई भी पेपर मेरा रीट का भी नहीं गया जिसमें एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन ना हो। एनसीएफ क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल्स के अंदर आर्ट एजुकेशन इंक्लूड की गई है, उसका मेन मुद्दा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उसका उद्देश्य क्या है? हमने कला शिक्षा को जोड़ा। टू अप्रिशिएट कल्चर हेरिटेज, टू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ, और ओनली ए करेक्ट, ओनली बोथ ए एंड बी। तो नॉर्मल सी बात है, पहली बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है। तो बोथ ए एंड बी वाला हमारा कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन है आप सबके सामने। द व्हेन ए टेस्ट, ये वाला भी क्वेश्चन काफी बार आता है। व्हेन ए टेस्ट मेजर एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? नॉन एज वैलिडिटी, रेलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या नन ऑफ दीज। उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। क्या बोलते हैं? हिंदी में होगा विश्वसनीयता, इंग्लिश में होगा रेलेबिलिटी। हमारा बी आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये 10th क्वेश्चन है। इन डैश किसका रोल है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, समेटिव का, डायग्नोस्टिक का या नन ऑफ दीज। द रोल ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू, एक ओवरव्यू मिल जाना, और अचीवमेंट अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्किल्स। तो किसका यहाँ पे मेन रोल होगा? जब समेटिव असेसमेंट होते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन जब आप करते हो बच्चों का, आप अगर यहाँ पे योग्यात्मक, समेटिव का हिंदी में मतलब होता है योग्यात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका जब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? हमारा 10th का समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th पे बढ़े तो 11th आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिख रहा है, नंबरिंग नहीं दिख रही, नंबरिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये 11th है। Research concerned with social problems carried on by the school personnel to improve school practices is। वो कौन सा रिसर्च होगा? अनुसंधान, एक ऐसा रिसर्च बताना है आपको, वो एक्शन रिसर्च होगा, फंडामेंटल रिसर्च होगा या सोशल। अब आप अपना टॉपिक खोल के देखिए, आपको एजुकेशन रिसर्च का कंप्लीट टॉपिक करा रखा है, उसमें ये सारे रिसर्च के टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं सारे। अनुसंधान जो सामाजिक, नाम से पता क्या चल रहा है आपको 11th के क्वेश्चन में? सामाजिक। ठीक है, लेकिन सामाजिक से ऐसा नहीं कि सोशल रिसर्च लगा के आ जाओगे, नहीं। जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, वो आपका क्या है? एक्शन रिसर्च, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में सोशल प्रॉब्लम्स आ गई और ऑप्शन में आपका सोशल रिसर्च है तो लगा के आ जाओगे, नो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। 12th कहता है अचीवमेंट टेस्ट कैन बी गिवन इन कितने? अचीवमेंट टेस्ट जो है उसका आपका करेक्ट आंसर 4 वेज है। ठीक है, वैसे इसका एक दो जगह डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रखे हैं, तो एग्जामिनर ने इसमें आंसर की में आप देखेंगे स्टार लगा हुआ है, वैसे इसका 4 ही आंसर है, लेकिन इसमें सबको क्या था? 1 नंबर की ग्रेस दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 कहता है मोटर डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट का टॉपिक किया, उस डेवलपमेंट के टॉपिक के बाद आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ये सारी की थी। अब इसमें मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है? ऐसी डेवलपमेंट ऑफ इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, जिसमें क्या है? मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, माइंड एंड स्पिरिट, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, लर्निंग एजुकेशन, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। कौन सा लगाओगे? देखो, माइंड एंड स्पिरिट नो, ट्रेनिंग लर्निंग, स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ और स्पीड, शक्ति और गति। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इन द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, डी आंसर। इसका भी बच्चे का ठीक है जो ये लगा के है।
ये प्रीवियस ईयर पेपर जिसका भी है, मेरे पास ऐसा ही अवेलेबल हो पाया, नेट से ही डाउनलोड किया है मैंने भी खैर। तो बहुत ज़्यादा ब्लर है 2015 के दोनों पेपर। 2015 का लेवल 1 भी बहुत ज़्यादा ब्लर था और लेवल 2 भी आपका कुछ इसी टाइप से है, ठीक है? कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिखने चाहिए। आपका मेन मुद्दा है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर करके चले जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। चीज़ें आपको बहुत सारी सीखने को मिलेंगी इसमें भी, और यहाँ से जब आप सारे पेपर कर लेंगे, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन तो आपके इन सारों में से ही रिपीट होके आपके 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आपको आपके आगे आएगा, उसमें से ये प्रीवियस ईयर पेपर से 5 से 7 क्वेश्चन हर बार आते हैं। सारे करोगे तो, क्योंकि हर एक पेपर से एक-एक क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है, जिसमें एग्ज़ामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा या नहीं देखा, या ऐसे ही मुँह उठा के रीट का एग्ज़ाम देने आ गए। तो इसीलिए बता रही हूँ, रीट के सभी प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना, और आने वाले टाइम में भी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओ, उसके प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाना, डन? लाइक केवीएस का एग्ज़ाम अगर देते हो, तो केवीएस के सभी पेपर को करके जाओ, इस टाइप से। अब ये एक लाइन है, ये हर बार पूछी जाती है, द 20th सेंचुरी हैज़ कम टू बी डेज़िग्नेटेड एज़ अ सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड। ये किसने दी है ये डेफिनिशन कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है? ठीक है? ये परिभाषा किसने दी है कि 20वीं शताब्दी जो शताब्दी है वो बालक, बच्चों की शताब्दी है? किसने कहा है ये? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो। ठीक है? हमारा सी आंसर करेक्ट है, इसका भी सही है। ठीक है? 15 पे बढ़े तो अब सूडो मैच्योरिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिथ्या परिपक्वता। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए पीरियड ऑफ सूडो मैच्योरिटी। यहाँ पे पी साइलेंट होता है, पसूडो नहीं बोलेंगे, सूडो, सूडो मैच्योरिटी। ठीक है, यहाँ पी साइलेंट है। तो दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए पीरियड ऑफ सूडो मैच्योरिटी। कौन सी स्टेज को आप सूडो मैच्योरिटी स्टेज बोल सकते हैं? इन्फेंसी तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, इन्फेंसी तो वैसे ही खट्टा है। अब चाइल्डहुड, मैच्योरिटी या एडोलेसेंस, अब ऐसा नहीं है कि आपने सूडो मैच्योरिटी देखा तो आपका दिमाग चलेगा कि मैच्योरिटी लगा दे, नहीं। चाइल्डहुड स्टेज को सूडो मैच्योरिटी मैच्योरिटी मिथ्या परिपक्वता बोला गया है। आंसर बी लगा के आओगे, ओके। द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू, ओरिजिन मीन्स मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 सेल से, 1 सेल से, मैनी सेल से, या कोई भी सेल की जरूरत नहीं होती। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ए सिंगल सेल, केवल एक कोश। द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सेल कैन बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल सेल। 16 का बी आंसर। अब एक इन्फेंसी, इन्फेंसी आपको पता है क्या है? बहुत छोटा बच्चा, शैशवावस्था जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन्फेंसी पीरियड होता है, बहुत छोटा बच्चा है। शैशवावस्था जो है उसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, हाँ, ये तो ठीक बात है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, बिल्कुल छोटा बच्चा भैया किस सब पे डिपेंड ही होता है। फुल ऑन मोरालिटी, अरे भैया ये मोरालिटी, छोटा बच्चा मोरालिटी कहाँ से ले आएगा? नैतिकता का होना, तो ये बात गलत है ना। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रैपिडिटी मेंटल एक्टिविटीज भी मानसिक विकास की तीव्रता भी ठीक है। थिंकिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, रिपीटेड। व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग क्या है? यूज ऑफ सिंबल्स, यूज ऑफ लैंग्वेज, परसेप्चुअल प्रोसेस, या फिर कंसेप्ट लर्निंग। 18 क्वेश्चन। यूज ऑफ सिंबल्स, थिंकिंग क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, बस नॉर्मल सा है ये। आपने जो थिंकिंग, मैंने थॉट एंड थिंकिंग वाला चैप्टर कराया था ना, थिंकिंग एंड थॉट चैप्टर का नाम था, थिंकिंग एंड थॉट, उसके अंदर ही हमने पहली लाइन में ही करा था थिंकिंग क्या होती है। व्हाट इज थिंकिंग? यूज ऑफ सिंबल्स, तो हमारा यहाँ पे ए आंसर करेक्ट आंसर है। और व्हाट इज थिंकिंग वाला क्वेश्चन आपका सीटेट में भी काफी बार आया हुआ है, सिर्फ यही क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे देगा। फॉर विच कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स आर द डिटॉर प्रॉब्लम यूज्ड? कह रहा है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी में प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? चिल्ड्रन, adults, birds या animals? For which category of subjects are the detours problem used? Children, adult, birds या फिर animals? 19th क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पाए तो इट इज द adults। क्या है इसका करेक्ट आंसर? प्रॉन, बी आंसर। The name of the theory advocating sudden solution to the problem is, आपको थ्योरी का नाम बताना है। वो ऑपरेंट लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर है, थ्योरी ऑफ इंसाइट है, या कंडीशनिंग है? 20th क्वेश्चन का। अब इसमें क्या है? सडन सॉल्यूशन। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए, ये कौन सी थ्योरी होनी चाहिए
जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि हम जो बच्चा है इनसाइट होता है कि एकदम से सूझ का सिद्धांत, मतलब अंदर से एकदम से कुछ आपके मन में थॉट आना और एकदम से वो काम हो जाना। तो ये जल्दी से मुझे बताइए ये कौन-सा थ्योरी है और इस थ्योरी का क्या नाम है? नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। कोई भी समस्या बच्चे के सामने आई, आपके सामने आई और उसका एकदम से सॉल्यूशन आ जाना, मतलब अंदरूनी एकदम से सॉल्यूशन आना। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी नहीं है और ये कंडीशनिंग थ्योरी भी नहीं है। इट इज़ नन अदर देन आपका थ्योरी ऑफ इनसाइट। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी-सी बातें बता देती हूँ, जो हमारा यहाँ पे थ्योरी ऑफ इनसाइट है। ये थ्योरी ऑफ इनसाइट क्या है? किसकी है? जल्दी से पहले तो मुझे ये बताओ जल्दी से ये थ्योरी है किसकी? ठीक है? इसमें मैं आपको ये बताती हूँ इसमें है क्या? इनसाइट थ्योरी के अंदर आपका क्या है? जब भी बच्चा एकदम से विचार आना, सूझ का सिद्धांत मतलब एकदम से बच्चे को कुछ भी सूझेगा और उसका वो सॉल्यूशन निकाल देगा। अब मुझे जल्दी से बताइए आपकी जो थ्योरी ऑफ इनसाइट है किसकी है? कमेंट में जल्दी से बताएँ। फिर हम 21 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सोच के जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। नहीं याद आ रहा तो अभी मैं नहीं बताने वाली। आप जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है, कमेंट में बेशक बता दीजिएगा, लेकिन बताना आपको है। अभी लाइव में बता सकते हो तो लाइव में बता दो इसका आंसर। नहीं तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के नीचे, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, चाहे कहीं से भी देखो, नेट से देखो, जिससे आपके दिमाग में बैठ ये ऐसा करो, ये सारा आपका काम रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप ये चारों ऑपरेंट लर्निंग किसकी है, थ्योरी ऑफ इनसाइट किसकी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है, कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे चारों के चारों, किस-किस की थ्योरीज़ हैं। क्यों कह रही हूँ मैं आपको ये? क्योंकि इससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएँगी एग्ज़ाम में कि हाँ, आपने कहीं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, ठीक है? चारों के आंसर देना। चलो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम एस्टेट में भी आया था और इससे पहले रीट में भी आया था। लेकिन रीट में जो इसका क्वेश्चन था वो थोड़ा घुमा के पूछा हुआ था। क्या? रीट में थोड़ा-सा इससे घुमा के क्या पूछा हुआ था? रीट वालों ने पूछा था कि जो ये सेंसेशन इज़ अ गेटवे ऑफ नॉलेज है। अभी अभी लेटेस्ट एस्टेट 2021 में ही जो हुआ है 2-3 जनवरी को उसमें भी आया है आपका और रीट में भी 2015 नहीं 12 का लेवल 2 खोलो उसमें आया था। ये क्वेश्चन आया था ऐसे कि सेंस एक आपका एक और होमवर्क नंबर 1 आज मैं आपको होमवर्क दूँगी काफ़ी सारे जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। अगर आप वीडियो सुनते हो तो आप कमेंट भी करोगे। होमवर्क नंबर 2 है आपका कि ये लाइन किसकी है? क्योंकि ये लाइन मैंने लास्ट ही पेपर में कराई थी। अब मैं देखती हूँ आपका कितना दिमाग चलता है, कितना नहीं चलता, है ना? तो ये लाइन किसने कही है? लास्ट पेपर में मैंने सॉल्व कराया था आपको और बताया था स और बोला है इम्पोर्टेंट चीज़ें नोटबुक में नोट डाउन कर लो, बाद में फिर वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी-पूरी। सेंसेशन इज़ अ गेटवे ऑफ नॉलेज ये लाइन किसने कही? लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन में पूछता है ये स्टेटमेंट क्या है? मेंटल डेवलपमेंट, अटेंशन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट? आपका होमवर्क रहेगा कि ये लाइन किसने कही, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। कमेंट में बताओगे। और अभी इसका मुझे आंसर दो 21 का, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये आपका मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है? 2 होमवर्क हो गए आपके। आज के 2 होमवर्क आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग? आपको बताना है ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था एक बार और एक बार डीटेल एसपी में, ठीक है? ये 2 पेपर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन और एक बार आ गया अब के रीट में और आने वाले कौन-कौन से पेपर में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। सेम स्टेटमेंट भी नहीं बदलता और तो और ये ऑप्शंस भी यूँ के यूँ पिक कर लेता है। मानोगे नहीं आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ते ना क्योंकि मेरा तो सारा दिन प्रीवियस ईयर पेपर आगे पीछे घूमते रहते हैं। 100 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर रखे हैं मेरे पास। जो सभी को पढ़ती रहती हूँ मैं रोज़-रोज़। करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग बताना है आपको कौन-सा होगा ठीक आपका फैक्ट्स देखो फैक्ट्स तो नॉर्मल सी बात है सबसे पहले आएगा। जब आप फैक्ट्स होंगे देन आप इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन लोगे तो मेरा पहला कट गया और आखिरी कट गया। अब इन्फॉर्मेशन तो दोनों में है। अब इन्फॉर्मेशन के बाद आप क्या करोगे? नॉलेज हाउ या कॉम्प्रिहेंशन? नॉलेज हाउ, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन विज़डम। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा सी। देखो सबसे पहले तथ्य हमारे फैक्ट्स, फिर हम सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना। नॉलेज हाउ का मतलब है ज्ञान प्राप्त करो, फिर बोध और फिर प्रज्ञान, ठीक है? सी आंसर हो जाएगा सही। 23 क्वेश्चन है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन इज कॉल्ड लर्निंग। तो ये एक लाइन है, अभी ये भी रिपीट क्वेश्चन है। थोड़ा-थोड़ा मोल्ड कर रहा है, सारी चीज़ें घूम-घुमा के वही पूछ रहा है, जो उसने 2011 में पूछी।
जो उसने 2012 में पूछी, अब जो वो 2015 में पूछ रहा है ना, वो सारा मुझे इनका पैटर्न समझ आ गया, वो 2021 में कैसा पेपर बनाने वाले हैं। तो अभी मैं एक आपकी टेस्ट सीरीज़ बनाऊँगी, रीट के बैच वाले बच्चे जो जुड़े हुए हैं ना रीट में, उनके टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होगी और उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर जिस टाइप से रीट ने पेपर दिए हैं ना, मेरा दिमाग सही जो मतलब एक आइडिया हो जाता है जैसे टीचर को, और 2017 का भी अभी पेपर सॉल्व करूँगी। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होगी। उसके अंदर भाई साहब जिसने वो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस लगा लिए ना, वो तो अपना रीट का पेपर पक्का समझो, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ये क्वेश्चंस कहाँ से दे रहे हैं और वहीं से मैं टेस्ट सीरीज़ बनाने वाली हूँ। अभी आपको बताया कि मैंने 100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रखा है। तो कहाँ-कहाँ से इसका दिमाग चलता है मेरे को सब समझ में आ गया है। चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन एटसेट्रा इज़ कॉल्ड लर्निंग। तो अभी मुझे इसका आंसर बताइए, येस, नो, अनडिसाइडेड या समटाइम्स। 23 क्वेश्चन, तो नॉर्मल सी बात है, नो। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन इज़ कॉल्ड लर्निंग, नो। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? 24 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स? नॉर्मल सा क्वेश्चन, पर्सनैलिटी का टॉपिक हमने कर रखा है और उसमें कैटल, कैटल की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो हमने किए थे। जल्दी से बताइए आप। अब ये क्वेश्चन जो नहीं करेगा ना, जो रीट वाले बैच में जुड़ गई हैं और साइकोलॉजी की 100 प्लस वीडियोस देख चुके हैं, वो इसका आंसर नहीं देंगे तो बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए इसका 24 का सही आंसर क्या होगा? कैटल के 16 ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के, ठीक है? पर्सनैलिटी ट्रेड्स एनालाइज्ड बाय द कैटल इज 16। मुर्रे, मुर्रे की बात करें तो मुर्रे क्रिएटेड, ये भी आपका क्वेश्चन पर्सनैलिटी टेस्ट के। देखो एग्जामिनर का दिमाग क्या काम करता है कि एक ही टॉपिक उठाया, 2-3 क्वेश्चन लगातार लगा दिए, है ना? तो मैं आपकी टेस्ट सीरीज भी कुछ इस टाइप से बनाने वाली हूँ कि मजा आ जाए आपको, जब आप रीट का पेपर देने जाएँ ऐसा लगे कि चीज़ें तो कराई हुई आ गई। अभी मैंने एस्टेट के जो बड़े-बड़े मैराथन्स डाले थे ना, और उन मैराथन से बच्चों को इतना फ़ायदा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि एस्टेट का क्या पैटर्न है, आए आए साल एस्टेट क्या पूछता है। वही मैंने 2021 में अपनी लाइव क्लासेस में करा दिया। हूबहू पेपर आया हुआ था भाई, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे, स्टेटमेंट भी नहीं बदली थी। मूरे क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट, व्हाट इज़ दैट? सभी को पता होगा, थीमेटिक टैट होता है, टैट, टीएटी टैट, उसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अभी ये मैंने रीट का लास्ट ये पेपर भी सॉल्व कराया था, उसमें भी बताया था टैट के बारे में और कैट के बारे में। कैट जो है वो बेलक बेलक के द्वारा दिया गया है। इसको मैंने आपको कैट से बिल्ली होती है ना, और बिल्ली से याद कराया था। बहुत सारी ट्रिक्स भी बता रखी हैं चीज़ों को याद करने की। और टैट क्या है आपका? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और ये किसका है? मॉर्गन और मुर्रे का है वैसे, तो यहाँ मुर्रे ही नाम है। इसके साथ वैसे मॉर्गन भी जुड़ा है, मॉर्गन एंड मुर्रे कंप्लीट है। तो ये जो टेस्ट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट किसका है? पता है तो जल्दी से कमेंट में बताना। ये देखो ये है एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट रेटिंग स्केल, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये बच्चा डी लगा के है, गलत है, सी आंसर करेक्ट है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कार्ड, ये भी इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल देखो, अगर आप सच में, मैं सच बता रही हूँ, शिद्दत से साइकोलॉजी की 100 प्लस वीडियो इस पे डली हुई है एप्लीकेशन पे, आपने वो कर ली ना, मैं गारंटी ले सकती हूँ आपकी 30 में से 30 आपके सीडीपी सेक्शन में दिलवा सकती हूँ। बस ये है कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, 26 में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को आप क्या कहोगे? कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव या सोशल? तो हमारा मूर्त बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हम और क्या कह सकते हैं? इज कॉल्ड कंक्रीट इंटेलिजेंस। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, देखो फिर से एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन ये, एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन ये, मतलब एग्जामिनर का ज्यादा दिमाग अपना नहीं खर्चता वो पेपर बनाने के लिए, एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन बनाए जा रहा है अकॉर्डिंग। और इस सिर्फ इस पेपर में नहीं, हर पेपर में यही हो रहा है। अगर कोई मेरे को बहुत अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सुन रहा है ना, उस कैंडिडेट को ज़रूर पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में एग्ज़ैक्टली एग्ज़ामिनर दे क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशनल थ्योरी इज़ 90, 110, 135, 120। 27 का आंसर दीजिए। तो 120, 120 नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए हैं इंटेलिजेंस किसमें? ट्राई डायमेंशनल थ्योरी में। डी आंसर करेक्ट आंसर है। 28 है, द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू अटेन इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ना है तो परिवेश। ये तो अभी तो ये क्वेश्चन पेपर ना मैं इंग्लिश में खुद बना लेती, लेकिन वो चीज़ है कि बहुत से कैंडिडेट फिर बोलते हैं कि मैम हिंदी में क्वेश्चंस नहीं है, तो इसीलिए आपके सामने मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लगा दिया। बेशक हाँ, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं,
हमें पता है कि पढ़ना है, रुकावटें कितनी आ जाए रास्ते में, पढ़ना है तो पढ़ना है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, कही जाती है, क्या कहोगे उसे? रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, स्टिमुलस होता है उद्दीपक, मोटिव्स या इंसेंटिव्स। 28 ये होता है हमारा मोटिव, द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट, मोटिव होता है प्रेरक, ये भी इस बच्चे का गलत है। तो द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ट्राई टू अटेन, उसको हम क्या बोलेंगे? मोटिव। जो पाना चाहते हैं, जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्या कौन सा आंसर करेक्ट है? इंसेंटिव नहीं लगाओगे, नॉर्मल सी बात है, आपका दिमाग यही, देखो एग्जामिनर ऑप्शन देता ही इस तरीके से है कि आपका दिमाग सीधा उसी पॉइंट पे हिट करे। इंसेंटिव होता है कि लाइक हमें कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। चीज़ों को ध्यान से थोड़ा-सा समझो डीपली। इन इंडिविजुअल डिफरेंस वी फाइंड, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको बार-बार ये टॉपिक कराया जा रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि आप मुझसे एक जैसे नहीं हैं, आप अपने हस्बैंड से, बच्चों से, किसी से भी एक जैसे नहीं हैं, और तो 2 ट्विन्स भी आपस में सेम नहीं होते। बताया था, ये बात बहुत बार बता चुकी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वी फाइंड वेरिएबिलिटी, नॉर्मेलिटी, दोनों या कोई भी नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आज का आखिरी क्वेश्चन सीडीपी का, तो मुझे नहीं लगता सीडीपी के 30 में से 30 नंबर लेने मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है पढ़ने का, तो सीडीपी सेक्शन में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इट्स माय गारंटी। लिखवा लो कॉपी पे। Meredith study has shown that children of those whose families are in general dash which at higher social level, तो मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से, मीन्स जनरल तरीके से, उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो किस टाइप के बच्चों की बात कर रहा है ये? लेस हेल्थी, तो लेस हेल्थी तो नहीं होगा, है ना? कम स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं कर रहा, हायर सोशल लेवल की बात कर रहा है, सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो लेस हेल्थी तो होंगे नहीं। मोर हेल्थी, लेकिन लेस डेवलप्ड भी नहीं होंगे वो। नॉट हेल्थी, ये भी गया। मोर हेल्थी एंड डेवलप्ड, अधिक स्वस्थ भी हों और विकसित भी हों। तो इसका बच्चे का सही है ये आंसर, हमारे यहाँ से बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो एक बार आपसे मुलाकात कर लेते हैं जी, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि आपको सीडीबी सेक्शन में कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत आई है, ठीक है? आपके कमेंट सेक्शन में लाइव में नहीं देख पाती, बिकॉज़ स्क्रीन एक तरफ चल रही होती है और दूसरी तरफ आपका टेस्ट चल रहा होता है, मीन्स क्वेश्चंस खुले होते हैं। तो उस समय पे आपका लाइव क्वेश्चंस में आंसर देना क्या होता है, थोड़ा-सा समस्याजनक हो जाता है ना? आपको कमेंट में आंसर टीम के द्वारा मिलते रहते हैं, ठीक है? तो अभी बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चंस की ओर। हिंदी के क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देन आपका मेन मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो आपका टाइम बचता है। बिल्कुल आप शांति से पढ़ते रहेंगे, कन्वर्सेशन नहीं होगी ना, तो क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँगे। 31 क्वेश्चन, इसलिए मैं कमेंट्स लेती ही नहीं हूँ। 31 है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? 31 आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन, सामूहिक वाचन। कौन सा आंसर करेक्ट है? सामूहिक वाचन। अगला है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी से, चौथी से, दूसरी से या छठी से? तो ये गलत है इनका। तीसरी, थर्ड क्लास से मौन वाचन शुरू कर देना चाहिए। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ये क्वेश्चन है साइलेंट रीडिंग। ये किसकी रचना है? मतलब हिंदी का एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एज ए पेडागोजी सेक्शन वाला। 33 का आंसर बताओ किसकी रचना है? ये है ब्राइन की। ये भी इस बच्चे का गलत है। किसकी रचना है? ब्राइन की। 34 क्वेश्चन पे बढ़े तो रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर, बिल्कुल ठीक है। ग्रामोफोन नहीं है, लिंग्वाफोन नहीं है, टेप रिकॉर्डर। लिंग्वाफोन कैसा शिक्षण देखो, यहाँ इसके ऑप्शन में क्या दे रखा है? लिंग्वाफोन। आगे एग्जामिनर ने ज्यादा दिमाग चलाया नहीं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे ही पेपर में आपको चीजें देखने को मिलेंगी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हुई। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपका क्या था? श्रव्य साधन दूर कर सकता है। यहाँ लिंग्वाफोन नहीं लिया ना, अब लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? 35। तो ये श्रव्य ही है, ये
श्रव्य ही है 35 का। जो लिंगुआ फोन है कैसा शैक्षिक उपकरण है? श्रव्य। ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 36 है, थोड़ा सा देखो एग्जामिनर कितना आपको गोल गोल घुमाता है, आपके क्वेश्चन को गलत करवाना चाहता है। 36 का आंसर दो। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ या विश्व परक। 36 36 का आंसर क्या है? वैध परीक्षण। क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण। अगले क्वेश्चन 37 की ओर बढ़े। 37 देखिए क्या कहता है, बताइए 37 का आंसर बताइए। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। तो जब ऐसा ऑप्शन आ जाए और सारे आपको लग रहे हैं पॉजिटिव और ऑप्शन हो लास्ट में उक्त सभी सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव, तो सारा आंसर सही होगा। सीसीई होता है आपका कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन प्रणाली में एआई ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है? ए1 ग्रेड। ए1 ग्रेड कितने प्रतिशत, कौन से परसेंटेज को सीसीई के अकॉर्डिंग, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ए1 ग्रेड की परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक होगी? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ए1 ग्रेड किसको दिया जाएगा? जो 91 से 100% के बीच में होंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। रेमेडियल काफी बार क्या, हर बार ही आता है, कभी तो डायग्नोज से और कभी रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होगी? जब आप बच्चे का डायग्नोज कर रहे हो, उसके बाद उसकी समस्या को, उसका उपचार कर रहे हो, लेकिन उसको समस्या का हल करना बोल सकते हैं। उसका क्या उद्देश्य है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, गलतियों का नहीं, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। हाँ, ये हो सकता है आपका कि बच्चों का पिछड़ापन दूर करो, मीन्स रेमेडियल टीचिंग देके छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद है 40th क्वेश्चन। 40th, सीबीएसई ने वर्ष 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है। कब? सीबीएसई ने कौन से वर्ष में 10th के अंदर बोर्ड परीक्षा में सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की है? 40th क्वेश्चन। तो 2010 और 2011 में ही तो की है, वर्ष 2010 और 11। ठीक है, अब आगे जो 41 से 45 क्वेश्चन है वो है आपके कौन से? वो है आपके पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ जिससे आप इजीली पैराग्राफ पढ़ पाओ। ठीक है, दिख रहा है? या तो बहुत छोटा हो रहा है या बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब आपको विजिबल है, तो यहाँ से पैराग्राफ पढ़ लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको कल लास्ट वाले पेपर में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी पैराग्राफ्स आए हुए हैं उसको पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप भी ज़्यादा मत करना, क्योंकि पैराग्राफ तो कभी रिपीट होते नहीं है ना। तो बस इसके अंदर से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप पैराग्राफ को रीड करके ले लेना। क्वेश्चंस पे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको पता चलते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो विशेषण जैसे पूछ रखा है, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। सार्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा है? 41। गांधी जी इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराना। हाँ, बी आंसर इसका भी यही है। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। इनमें से हाँ, ये ऑप्शन जो है ना वो आपको इसी में ही मिलेंगे, पैराग्राफ से ही निकल के आए हैं। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्यय से निर्मित 42। देखो इसमें धैर्य ऑप्शन भी ठीक है और इसमें कोशिश, दोनों ऑप्शन सही हैं। चाहे आप ए या डी जो भी बच्चे लगा के आए होंगे उनको दोनों को ही यहाँ पे नंबर दिया गया। 43 है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संधि का उदाहरण नहीं है। संसार में है संधि, संधि का उदाहरण नहीं है। सदाचार, अत्यंत, सामाजिक। सामाजिक हमारा करेक्ट आंसर है 43 का। ये संधि समास प्रत्यय ये आपके उपसर्ग प्रत्यय संधि समास शब्द आपका जो भी हिंदी के टॉपिक्स हैं वहाँ डिटेल में मैंने करा रखे हैं। यहाँ मैं आपको जस्ट क्या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी के लिए हमारा टाइम बच जाए जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी का तो टाइम में बचा के सिर्फ आंसर दे सकें, देख सकें। अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? अस्वाभाविक 44। संधि समास, समास उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय या उपसर्ग संधि। कौन सा आंसर करेक्ट है आपका?
देखो यहाँ से अस्वाभाविक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय भी है और आपका समास और उपसर्ग भी, ठीक है। संधि नहीं है तो संधि नहीं है तो ये भी गया और ये भी गया, क्योंकि इन दोनों में संधि है। 44 का आंसर बी और सी जिसने भी लगाया था उन दोनों उनके आंसर्स में नंबर दिए गए थे, ठीक है। नीट के काफी सारे पेपर ऐसे हैं और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर हैं, 2 आंसर वालों को भी नंबर दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें स्टार लगा मिलेगा आपको आंसर की में, तो उसमें तो बोनस ही मिला है, सभी को मिला है। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? कौन से में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? विशेषण क्या होता है पता होगा आप सबको? लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, एक प्रेरणा, अहिंसा की भावना। बताइए। ये इसका आंसर देख के मत बताना ये आंसर गलत है। देखो ये इसने काटा भी मार रखा है। लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा अहिंसा की भावना। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना। फिर से एक गद्यांश है, अब इस गद्यांश को पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 46 से 50, ठीक है। अब आप आराम से पढ़ लेना। यह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा, जैसे कि आप कर रहे हैं। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुम बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। फिर आपने तो सबने पढ़ाई की है। वह बचपन में पढ़ने भी गया था लेकिन देवनागरी लिपि को वह समझ नहीं सका। अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर पानी पीता, फिर दोस्तों के बीच चला जाता। पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया एक भी। खाने में वह उड़द की दाल पसंद थी उसे। उसकी आदतें गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी। आपको क्या बताना है? इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। कौन-सा स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि स्त्रीलिंग है, समझ 46, पढ़ाई और या फिर संघर्ष। तो संघर्ष जो है हमारा यहाँ से स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन-सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन का रूप बदलता है? 47, बालक। कौन-सा आंसर करेक्ट है? बालक। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अभी आई थी ना ऊपर एक लाइन, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब ये रीट का 2015 का लेवल 1 अगर आपने देखा हो, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है? जिसमें भूतकाल का टॉपिक है और भूतकाल में हमारे पास अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, सामान्य, अपूर्ण, आसन, ये सारे भूतकाल के टाइप है। तो ये कौन से टाइप का भूतकाल है? तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये है आपका यहाँ ही आ गया ना, तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तो हमारा ये कौन सा काल है, सॉरी कौन सा आपका ये भूतकाल है? हेतुमत भूतकाल। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। एक ऐसा शब्द बताओ कि वो आलसी है, दिन है, पानी है या लिपि है। उसका ना तो वचन बदल सके हम, ना ही लिंग बदल सके, किसी भी परिस्थिति में ना बदला जा सके। बताइए कौन सा होगा? आलसी, दिन, पानी, लिपि। पानी, बिल्कुल सही है इनका भी। पानी जो है आप इसका ना तो लिंग और वचन किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकते। इसमें पुल्लिंग कौन-सा है? उम्मीद, उम्मीद तो आपकी स्त्रीलिंग है और आशा, बचपन, आशा भी स्त्रीलिंग है, बचपन, बेकारी, बचपन बीत गया, ये है ना पुल्लिंग। सी, आपका जीवन मंगलमय हो, ये वाक्य किस प्रकार का है? अब ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी रिपीट हुआ था 2015 के लेवल 1 में। तो ये क्वेश्चन में उसमें एक सेंटेंस दे रखा था। अब मुझे वो सेंटेंस तो एग्ज़ैक्टली नहीं याद, लेकिन वो एक सेंटेंस था भगवान से प्रार्थना करने वाला। तो उसमें थी इच्छा, कि आप किसी से इच्छा कर रहे हैं, है ना? तो इच्छावाचक था वो। आपका जीवन मंगलमय हो 51। बच्चे इसमें भी तो आप इच्छा ही कर रहे हैं, इच्छावाचक। आप किसी से दुआ कर रहे हो ना, लाइक भगवान से या किसी से भी कि आपका जीवन मंगलमय हो। तो इसमें भी आपका ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक, ठीक है? संदेहवाचक नहीं है, संकेत भी नहीं है और निश्चय भी नहीं है। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इसका उद्देश्य ये भी क्वेश्चन रिपीट, मतलब एग्जामिनर का आप दिमाग पढ़ पा रहे हो कि एक पैटर्न क्या है रीट के पेपर का। हर बार आपके सामने एक ही चीज उत्पन्न होके आ रही है। उसमें भी ये टॉपिक आता है। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें उद्देश्य और विधेय का क्वेश्चन ना हो, ठीक है? उद्देश्य और विधेय का रीट का 6th पेपर में सॉल्व करा रही हूँ। लेवल 1 के 2011 के किए हैं, लेवल 2 के 2012 के किए हैं। दोनों पेपर 4 हो गए। 15 का एक पेपर हो गया और एक अभी चल रहा है। 6th पेपर हम कर रहे हैं सॉल्व।
अब तक ऐसा एक भी पेपर नहीं गया उद्देश्य विधि का क्वेश्चन ना आया हो। मेरा बड़ा भाई निशांत, तो यहाँ तक है अलग। मेरा बड़ा भाई निशांत, जासूसी पुस्तकें, वैसे तो नाम तक होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नाम तक कोई दिया नहीं है। 52 क्वेश्चन। तो जासूसी पुस्तकें, मेरा बड़ा भाई निशांत, वैसे तो ये यहाँ तक आएगा कि ये है उद्देश्य, और जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसके बाद का है विधेय। लेकिन इन्होंने क्या किया है, मेरा बड़ा भाई तक ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तो आपका जहां तक भी वो मैक्सिमम छोड़ दे वो आपका आंसर है। सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ पे निशांत भी आएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है, ये भी वो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद, विस्मयादि बोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक और मिश्र। 53। तो नॉर्मल सी बात है, ये मिश्र नहीं है, इसका कोई भी भेद। सी। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा, बोलते हैं ना पाखंडी व्यक्ति है ये तो, उसके लिए क्या मुहावरा होगा, बगुला भगत, माई का लाल, बच्चिया के ताऊ या पैंतरी बाज। 54। बच्चिया के ताऊ तो होगा नहीं, पाखंडी व्यक्ति, पाखंडी, देखो इस बच्चे का ये भी गलत है, ये लगा के आ गया, नो। पाखंडी व्यक्ति कौन होगा, बगुला भगत, ठीक है, बगुला भगत। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पाखंडी जो खाम खा के दिखावे कर रहा है, कुछ नहीं उसके अंदर, पाखंड कर रहा है। 54 बी। जमात में करामत, जमात में करामत बोलते हैं ना, छोड़ो क्या बोलूं, आप ही बता दीजिए इसका आंसर। जमात में करामत का अर्थ है जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं। 55। और जमात में रहकर लोग गड़बड़ियां करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। 55। तो इसका सीधा सीधा मैं आंसर आपको बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर है जमात में करामात। इसका करेक्ट आंसर है एकता में शक्ति होती है, ठीक है। कुछ बात याद आ रही थी लेकिन हम भी नहीं बता सकते। जमात में करामात का अर्थ है एकता में शक्ति होती है। नेक्स्ट है भाषा में बिंब के प्रकार। भाषा में बिंब के प्रकार कितने हैं बताइए। देखिए ये वाला भी आपका आंसर, इसमें आपको क्या है ऑब्जेक्शन लगा था, इसमें सबको ही ग्रेस मार्किंग दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक कर्म। ये क्वेश्चन काफी बार सीटेट के पेपर मैंने रिपीट कराया था। सीटेट के सभी प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व किए थे 2011 से लेकर 2021 तक। उसमें काफी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार ये एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें मैंने इंग्लिश में भी, ये इंग्लिश की पेडागोजी में भी काफी बार आता है क्वेश्चन। LSRW लिखवाया था। व्हाट इज LSRW? एल होता है लिसनिंग, लिसनिंग होता है सुनना, सुनना आएगा सबसे पहले, तो यही आंसर करेक्ट है, ठीक है। पढ़ना गलत, बोलना गलत। लिसनिंग के बाद आता है एल है लिसनिंग, फिर एस है स्पीकिंग, स्पीकिंग होता है बोलना, फिर है आर रीडिंग, रीडिंग होता है पढ़ना, फिर डब्ल्यू है राइटिंग, राइटिंग होता है लिखना। तो कौन सी करेक्ट सीक्वेंस हुई, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ठीक है। LSRW इंग्लिश में लिख लो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, अगर कहीं नोट डाउन करते हो चीजें तो वहां लिख लो LSRW और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या सभी। तो नॉर्मल सी बात है, जब सारे पॉजिटिव हो तो उपयुक्त सभी लगाने में बड़े मजे आते हैं। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, बिल्कुल, लिपि विवर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचनाकर का ज्ञान कराकर। सभी आ जाए तो लगा के आ जाओ नंबर फ्री के। मतलब रीड की ये बड़ी अच्छी मुझे खास बात लगी कि ऑल ऑफ द अबव दे देता है लास्ट में, लगा दो जी। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 2, 3, 7। रचना शिक्षण के मुख्य भाई दो ही उद्देश्य होते हैं, दो ही रूप होते हैं, ठीक है। चलो जी बढ़े इंग्लिश पे। इंग्लिश पे, इंग्लिश वाले सेक्शन को कौन कौन करने के लिए तैयार है, जल्दी से एक बार हाजिरी लगा दो सभी। कैसा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा आप सबको? हाँ जी, एक बार जल्दी से हाजिरी लगा दीजिए कि देखिए क्या हाल हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। एक बार जल्दी से हाजिरी लगा दो। पढ़ने में कितने मजे आ रहे हैं। 2 सेक्शन हमने कर लिए, 60 क्वेश्चन कर लिए, पता भी नहीं चला, मतलब मुझे तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता आपके साथ बैठे-बैठे, कितना टाइम बीत जाता है ना? और बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं, कोई बात नहीं, बल्कि अच्छा है जितने कम बच्चे जुड़े रहोगे उतना कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ेगा आप सबका। प्रीवियस ईयर पेपर मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूब पे कंप्लीट पेपर सॉल्व हो रहे होंगे, तो जब मैं आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व करा रही हूँ तो इसका भरपूर अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सभी प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देखो। 2011 के दोनों मैंने करा दिए, 2012 के हमने दोनों सॉल्व किए, 2015 के हमने दोनों सॉल्व लगभग कर ही लिए,
एक कर लिया पूरा, दूसरा अभी चल रहा है, 61 क्वेश्चन पे आ गए हैं, थोड़ा सा रह गया है। इसके बाद है 2017 के प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन पेपर हैं, बैठे-बैठे कमर का बाजा बज जाता है, ठीक है? फिर 2017 के 2 पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने रीट के सभी पेपर में सॉल्व करा चुकी होंगी तब तक। और अगर आपको ये वाले पेपर भी लेने हैं ना, आप ऐसा करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें सिर्फ ₹100 चार्ज है, उस ₹100 चार्जेस में आपको इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएँगे, जिसमें मैंने DSSB के काफ़ी सारे डाल रखे हैं, स्टेट के सारे पेपर, सीटेट के सारे पेपर, रीट के सारे पेपर, और भी जैसे-जैसे वैकेंसी आती रहेंगी मैं उस वाले कोर्स को अपडेट करती रहूँगी। ₹100 का सिर्फ चार्ज है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, आराम से देखिए, आराम से अपना पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो इंग्लिश के सेक्शन पे बढ़ते हैं, और रीड का बैच ज़रूर जॉइन करना, आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी चीज़ें, और बाकी तो जॉब चाहिए तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा ही, है ना? चलो बढ़ते हैं, अभी फटाफट से रीड के इसके इंग्लिश वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं, ठीक है? इंग्लिश के बाद मिलेंगे। 61 क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। 61 क्वेश्चन कह रहा है डाइपथॉन्ग्स आर, ये क्वेश्चन रिपीट अभी लास्ट पेपर में तो कराया था। डाइपथॉन्ग्स आर क्या होते हैं? प्योर वोवल साउंड, सेमी वोवल साउंड, प्योर कॉन्सोनेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स। अरे पीछे ही तो किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स। कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आई साउंड, इसमें आई साउंड नहीं है? वीक, डीप, पीन, प्रीटी। 62 किसमें नहीं है? प्रीटी किसमें नहीं है? डी आंसर इसका करेक्ट है, ये बी नहीं होगा, 62 का डी। पिक आउट द इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, गलत ट्रांसक्रिप्शन कौन सी है? ट्रांसक्रिप्शन का आपका पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है 63 में। ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन गलत है, दो तीनों आंसर लगातार डी 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 आ रहे हैं। हाउ मेनी फ्रिकेटिव साउंड आर देयर इन इंग्लिश, फ्रिकेटिव साउंड बतानी है, कितनी होती है? करेक्ट आंसर 9। इस बच्चे की इंग्लिश तो अच्छी खासी है। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिंक, थिक इज, THIC के थिक इज 65। ए करेक्ट आंसर है, ये भी इनका सही है, ए। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, नॉट ट्रू कौन सी बात सही नहीं है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन यूनिवर्सल होता है, नेचुरल होता है, इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इट रिक्वायर फॉर्म। अब नॉर्मल सी बात है, ये दो तो आपको पता है वैसे भी ठीक है। अब जो गलत है, मतलब वैसे भी आप अगर आंसर देखना चाहें, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। एक में कहता है इट रिक्वायर्स, कि उसको ज़रूरत है फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की, एक कहता है उसको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक बार कह रहा है, एक बार कह रहा है नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है ना, या तो होगी या तो नहीं होगी, इसीलिए इन दोनों में से ही आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो अंडरस्टूड होता है कि या तो यस या तो नो। अब ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों को छोड़ दोगे, इसमें से आंसर लगाओगे या ये लगाओगे। ये तो वैसे भी गलत हो गए फर्स्ट और सेकंड तो, ठीक है? 66 का आंसर कौन सा आएगा? इसका भी ये गलत है, सी भी नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कौन सी बात सही नहीं है। इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, तो ये बात आपकी सही नहीं है। इवैल्यूएशन डज नॉट ascertain, evaluation does not ascertain the educational standard of the institution, the administrative standard of the institution, does not, ध्यान रखिएगा 67 में भी गड़बड़ नहीं करनी। टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स, तो एजुकेशनल भी ठीक है, टीचिंग भी ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स भी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटिव स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से आ गया है नॉट, पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल क्लासरूम सबको पता होंगी कौन सी होती है, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम का कौन सा पार्ट नहीं है? नहीं, चौक होता है, होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, होता है, ट्रेडिशनल क्लासरूम टेक्स्ट बुक होता है, होता है, तो कौन सा नहीं है? 68 का कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क। टू मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट, अब आपको कह रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट आया था, अभी लास्ट पेपर में भी आया था। टू मोटिवेट, आपको मोटिवेट करना है बच्चों को, और इंटरेस्ट, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है बच्चों में, अमंग चिल्ड्रन, क्रिएट इंटरेस्ट। हारोल्ड पाल्मर डज नॉट सजेस्ट, वो क्या सजेस्ट नहीं करते? वो क्या सजेस्ट नहीं करते? बच्चों को मोटिवेट भी करना है, इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है। तो कंपटीशन, तो बिल्कुल कंपटीशन तो होना चाहिए, है ना? मोटिवेशन के लिए इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। रिपीटिशन 69, ओहो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला जब सीटेट के पेपर सॉल्व कराए थे उसमें बताया था कि रिपीटिशन वर्ड ना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? रिपीटिशन का मतलब होता है लाइक चीज़ों को बार-बार दोहराना। तो इससे आपका कभी भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। कौन सा आंसर करेक्ट है 69 का? सी।
ये गलत है इनका, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। देखो इनका यहाँ इन्होंने लगाया कि ये गलती हो गई इनसे, है ना, ये सही है ना। नेक्स्ट है आपका 70। 70 है, ये भी इनका गलत है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आंसर तो वैसे नहीं है। एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर टू अटेंड टू एरर्स इन अ सेंसिटिव वे। 70th क्वेश्चन, टू एम्ब्रेस द लर्नर्स थ्रू करेक्ट, हाँ तो ये गलत हो गया ना। एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, किसकी जरूरत नहीं होती, टू इम्ब्रेस embarrass the learner through correction. B. To develop a task where the students can use language frame to provide good model of expand grammatical utterance. ये तो सही है ना। कौन सा आंसर आएगा? बी। Which of the following skills will not be strengthened by using textbook as material for teaching? कौन सी स्किल्स होते हैं कौशल, will not be strengthened by using textbook as material of teaching for teaching? नॉट। अफेक्टिव राइटिंग बिल्कुल है, ग्रामर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, कम्युनिकेशन स्किल्स। टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं ना इस मटेरियल फॉर टीचिंग, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल। वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज, वन शुड नॉट लर्न, क्यों नहीं? वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ नॉलेज, नॉलेज की वजह से, इट इज विंडो टू द वर्ल्ड, इट इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, इट इज द लैंग्वेज ऑफ लाइबरल मॉडर्न थिंकिंग। 72 का आंसर। तो वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश क्योंकि उनको लगता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है। सी आंसर सही है। द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस दैट टीचर प्रोवाइड्स। दे मेमोराइज, मेमोराइज वर्ड तो यहाँ नेगेटिव है कि वो रट्टा लगा लेते हैं, सेट फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द टीचर्स व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल्स। तो ये मेथड क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑडियोलिंगुअल, कम्युनिकेटिव अप्रोच, साइलेंट। 73। ये कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं है, कम्युनिकेटिव अप्रोच होता था वो चीज़ों को मेमोराइज ना करता, ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड, मतलब उसने बस चीज़ें सुनी और उसने क्या कर ली, अपने दिमाग में घुसा ली। 73 का ए आंसर करेक्ट है, ये गलत है, बी। 74 में क्या होगा? द स्टूडेंट टेक ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम, बच्चे ने सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम में ले लिए। दे टेक पार्ट इन क्लास एंड स्कूल एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स ऑफ देयर एज हु स्पीक इंग्लिश। तो ये अप्रोच कैसी है? 74 में ये अप्रोच कैसी है? टास्क बेस्ड लर्निंग? नो, टास्क बेस्ड लर्निंग नहीं है ये। ग्रामर लर्निंग, इमर्शन, ट्रांसलेशन मेथड। इट इज इमर्शन। क्या है ये? इमर्शन। नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन आता है काफी बार। नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग किसके द्वारा डेवलप की गई है, जल्दी बताओ। क्रेशर एंड टेरल, ये ठीक है आंसर, क्रेशर एंड टेरल, ठीक है। सो वही वो शायद ये लगा के आया है, यहाँ राइट लगा हुआ है इसलिए गलत है, ठीक है। आगे है 76 से 80, 76 से 80 तक ये पैराग्राफ या तो ले लो स्क्रीनशॉट या जल्दी से पढ़ लो, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वर्क एंड रिसेंट वेज फॉर माय वर्क। अरिस्टोटल, अरस्तु भी बोल सकते हैं हिंदी में, एरिस्टोटल इंग्लिश में है। अरस्तु डिफाइंड हैप्पीनेस नॉट एज अ सम ऑफ प्लेजर बट एन unembedded activity. I want work which is hard but interesting. I am exceptionally lucky because I can choose my own work to a large extent. If I want respite from science, I can go and be a war correspondent or write children's stories or make political speeches. I require friendship, particularly I require friendship of my colleagues and comrades in scientific and political work. I want the society of equal who will criticize me and whom I can criticize. Conjunction in the sentence 3. Conjunction बतानी है आपको 76. But यहाँ पे लाइन 3 में सेंटेंस 3 में कंजक्शन है बट। अकॉर्डिंग टू अरिस्तु या अरिस्टोटल, हैप्पीनेस क्या है? अ सम ऑफ प्लेजर, impended activity, unimpeded activity, hard work. 77. तो इट इज unimpeded activity, ठीक है, ये गलत कराया ये बच्चा, बी आंसर करेक्ट है 77 का, 77 का। बट एज अनइम्पेडेड, देखो भाई ये तो अभी मैं इसलिए ही बोलती हूँ, ये पैराग्राफ तो छुड़वा रही हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़वा देती हूँ, मैंने पूरा खुद ही रीड किया है क्योंकि मुझे पता है कि जो भी आंसर्स निकलने हैं आप इसमें से उठा लोगे। तो यहाँ जब साफ साफ लिखा हुआ है
फिर भी ये बच्चा गलत करके आता है, तो फिर बताइए किसका कसूर है? टीचर का थोड़ी कसूर होता है पढ़ाने वालों का। उसके बाद है अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे तो याद था कि अरिस्टोटल ने क्या कहा है हैप्पीनेस इज़ फिर गलती द ऑथर रिक्वायर्स फ्रेंडशिप ऑफ 78 पॉलिटिकल रीडर्स, टीचर्स, यंग चिल्ड्रन, फेलो वर्कर्स। अरे भैया अभी तो ये भी लाइन ऊपर है। कैसे बच्चे हैं ये जिसका पेपर है ये? हुँ, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ क्या आएगा फेलो वर्कर्स 78 का। हाउ मेनी कनेक्टर्स आर देयर इन सेंटेंस 5? सेंटेंस 5 है इफ आई वांट रिस्पाइट डैश 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 पॉलिटिकल स्पीचेस। कितने कनेक्टर्स हैं इसमें? 79। 4 आंसर आएगा। व्हाई डज द नरेटर वांट वर्क? क्यों चाहता है? टू गेट डिसेंट वेजेस, टू गेट हैप्पीनेस, टू मेक फ्रेंड, टू राइट चिल्ड्रंस स्टोरी। क्यों चाहता है? टू गेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस चाहता है भाई वो। आगे फिर एक पोइम है, ये पोइम आप खुद पढ़ेंगे। Went to the session, seasons of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of। ये तो आपकी मुझे लग रहा है ये पोइम भी एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से उठाई गई है। ठीक है, पढ़ लो ये पोइम। सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, एस 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 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। एलिट्रेशन कौन सा आंसर करेक्ट है? ए। राइम स्कीम इन द पोएम, राइम स्कीम बतानी है आपको 82 में। ए बी ए बी, क्या है राइम स्कीम? ए बी ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? का एग्जांपल कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल कौन सा है? लव। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ मेटाफर, मेटाफर का करेक्ट एग्जांपल बताइए। आईज लाइक टू लैम्प्स, रोजी लिप्स एंड चीक्स, द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन एज वाइट एज स्नो। 84 बी आंसर, द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। इस बच्चे की इंग्लिश वैसे अच्छी खासी है। What is hidden in death's dateless night? What is hidden in death's dateless night? Friend, ये भी सी ठीक है इनका। Filling the blank with an appropriate modal. He is ill. He, ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता है और स्टेटमेंट भी यही होती है। He is ill. He dash see a doctor. He must see a doctor. He is angry. Dash me. प्रपोजिशन डालनी है ऑन मी, विद मी, अपॉन मी, एट मी। 87 विद मी, ये गलत है इसका। ही इज एंग्री विद मी, क्या आएगा? सी। एलेगी इज ए रिपीटेड क्वेश्चन। एलेगी इज 88 प्रेज ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अ डियर वन, अलॉजिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ द पीपल, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ ए डियर वन। 88 का बी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सोनेट इज बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन, लव, रिवेंज या करेज? लव। 89 drama differs from poetry as it has metaphor, it has rhyme scheme, it has action, it is always right written in stanzas, it has action, it has actions। ठीक है, सो 90 क्वेश्चन डन हो गए हैं। अब हम बढ़ गए हैं अपने अगले सेक्शन पे, जो सेक्शन है हमारा फोर्थ, जिसमें हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्वेश्चंस को करते हुए। मैथ्स और साइंस आता है क्योंकि हमारा इस सेक्शन में। सो बढ़ते हैं मैथ्स के पहले क्वेश्चन की ओर। मैथ्स का पहला क्वेश्चन तो है बहुत ही आसान, जल्दी से दे दो इसका जवाब। ठीक है, एक बार आपसे मुलाकात कर लेते हैं, फिर मैथ्स के सेक्शन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताइए, क्या आप सब मैथ्स के क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए कमेंट में, लाइव क्लास के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से लिखो यस, हम रेडी हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं, ठीक है। और तो बस हम क्या ही कहें, ठीक है। पेपर को, प्रीवियस पेपर को जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे वीडियो चली जाए 1.5 घंटे की, चाहे चली जाए 2 घंटे की, जब तक हमारा पेपर सॉल्व नहीं हो जाता हमें चैन आता नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की और मैथ्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना अच्छा अच्छा मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैथ्स के बाद बचेगा साइंस, साइंस में मुलाकात करेंगे। जल्दी से मैथ्स के क्वेश्चंस को, पहले आंसर को लगा के आइए। 91 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 91 क्वेश्चन है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज।
लॉजिकल, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो होगा नहीं, ऑर्नामेंटल तो होगा नहीं, इट इज़ नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। भई आप ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकते कि ये वो सब बच्चों के लिए नहीं है या इसके लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है या उसके लिए है। डिफिकल्ट होगा नहीं तो लॉजिकल हो गया ना। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है? लॉजिकल, है ना? 92 क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से 92 क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है 92 क्वेश्चन? 92 क्वेश्चन कर दीजिए आंसर। 92 क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टीचिंग हेल्प्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है आपका विच हेल्प इन प्रैक्टिस टीचिंग हेल्प? ए ऑप्शन, एक सेकेंड, ये ऑप्शन है टू इंक्रीज लर्निंग ट्रांसफर। 92 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए है आपका टू इंक्रीज लर्निंग ट्रांसफर। बी ऑप्शन है आपका टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, टू डेवलप एफिशिएंसी यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, टू वर्क क्विकली ऑफ एनी प्रॉब्लम। हाँ, बी वाला सही है, समस्या के हल की समझ बढ़ाने, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। करेक्ट है ये वाला बी आंसर। 93 क्वेश्चन पे पढ़े तो 93 क्वेश्चन आप सबका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 93, 93। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन मैथमेटिक्स इज। अभी आपका लेवल 2 का पेपर सॉल्व हो रहा है, तो लेवल 2 के पेपर में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बड़े बच्चों के हिसाब से आपको जवाब देना है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय सेल्फ डूइंग, नॉर्मल सी बात है, ये भी पॉजिटिव है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी, टू बी परमानेंट एंड क्लियर द कंसेप्ट। तो एक डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 94 है, पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज। पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, गणित की भाषा का एक अंग बताना है। साइन, फॉर्मूला, नंबर, नंबर वेरिएबल्स या ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मल सी बात है, सारे ही मैथ्स के साइन है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। 95 है, इन विच सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज। देखो टीचिंग की बतानी है, गणित शिक्षण का विषय में महत्व है। कौन से विषय में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में महत्व है? सोसाइटी, प्रिंसिपल एंड लॉजिक, साइंस और ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ ऑल ऑफ द अबव वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो 95 क्वेश्चन है उसमें सोसाइटी से तो कोई लेना देना नहीं, प्रिंसिपल और लॉजिक। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो साइंस, और साइंस में भी फर्दर पूछे तो फिजिक्स, तो क्या आंसर आएगा? साइंस। और उसमें भी फर्दर आ जाए तो फिजिक्स। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, तो इसमें बी आंसर आएगा। डी नहीं लगा के आना, ये बच्चा जो भी है डी लगा के आएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटेबल मेथड ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स टीचिंग क्या होता है? अंक गणित शिक्षण। ये उपयुक्त विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड या नन ऑफ दिस। 96 क्वेश्चन का सही आंसर क्या दोगे? जब आपका अर्थमेटिक टीचिंग की बात आती है और लेवल 2 का टीजीटी वालों का पेपर है, तो इसमें हम एनालिटिकल विश्लेषण विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा आंसर आएगा? सी। 97 है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है अचीव द टीचर इन क्लासरूम टीचिंग। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? कॉग्निटिव को, साइकोमोटर को, अफेक्टिव को या ऑल ऑफ द अबव। 97, तो नॉर्मल सी बात है, ज्ञानात्मक भी और साइकोमोटर भी, अफेक्टिव भावनात्मक भी, ऑल ऑफ द अबव की अगर हम बात करें तो हमारा डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। 98 क्वेश्चन को देखो और आंसर लगाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक इंपॉर्टेंस बताओ इन टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल, इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस बिल्कुल, इन अरेंजमेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। मतलब बहुत आसान पेपर है ये वाला भी, जिसमें ऑल ऑफ द अबव बहुत सारे आंसर हैं और ऊपर वाले सारे ही पॉजिटिव हैं, तो आप हमेशा ही डी लगा के आना। ये बच्चे का ये भी गलत है, मतलब देखो फिर भी गलतियां करके आते हो, तो भाई अब क्या ही कह सकती हूँ मैं आपको। इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में मेन रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इज। मेन रोल, ये क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ है, केवीएस में आया हुआ है, केवीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी आपका रीट में आया हुआ है, ठीक है। मैथ्स टीचिंग में मेन रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कैसा होना चाहिए? फिलोसफर, काउंसलर, फ्रेंड या ऑल ऑफ द अबव। 99, तो नॉर्मल सी बात है, एक मित्र बन के भी रहे टीचर, दार्शनिक बन के भी, और परामर्शक मीन्स काउंसलर बन के भी। हमारा डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सुटेबल मेथड ऑफ मैथमेटिक टीचिंग। मैथ्स की टीचिंग में सुटेबल मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव या। देखो अब इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में लेक्चर मेथड से हम कभी भी नहीं पढ़ा सकते, तो लेक्चर मेथड तो यहाँ पे बिल्कुल 100% गलत है।
डेमोस्ट्रेशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव। तो आपका ज्यादा सही है आगमन निगमन विधि से आप मैथ्स पढ़ा सकते हो। कौन सा आंसर आएगा? सी। अब 101 से फिर से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, सॉल्व कीजिए। ये है √3 की पावर है 5। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टेटमेंट। इनटू में है 9 का स्क्वायर, बराबर में है 3 की पावर n, मल्टीप्लाई में है 3√3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। यहाँ से इसका आंसर निकाल के दिखाओ। √3 की पावर 5, अगर मैं √3 की पावर 5 है ना, तो इसको 5 टाइम्स अगर हम लिखते हैं 2 3 4 और 5, तो ये नॉर्मल सी है 3 हो जाएगा, ये नॉर्मल सा है 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9√3 हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे और छोटा कर दें तो यहाँ से 9√3, और इसको कैसे लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इंटू में 9 इंटू में 9। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बराबर में 3 की पावर n और इंटू में 3 इंटू में √3। तो ये √3 से √3 कट गया। अब यहाँ आ गया है 999 और यहाँ आ गया 3 की, यहाँ पे कर दो बीच में, तो 3 की पावर इधर लिख दूं n+1 और इसको 3 की पावर में कर दे दो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 999 बनाने के लिए बेस सेम पावर ऐड कर दो, 3 ऊपर है नीचे है, बेस में पावर हो जाएगी 2 2 2 6, बराबर में हो जाएगा 3 की पावर 6। अब दोनों तरफ 3 है नीचे बेस में, तो पावर्स को बराबर कर दो, n आ गया 5। n हमारा 5 के साथ सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 101 का आंसर है सी। ये बच्चा अभी भी 3 लगा के है, जो कि है गलत। तुक्के नहीं लगाने, एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज सीखो। ये 5 है, 5 बार खोल दो, ये 3 बन गया, ये 3 बन गया, √3 ऐसे ही रहने दो। 9 स्क्वायर का मतलब 9 को 2 बार खोल रखा है, √3 से √3 काट दो, 3 और 3 कंपेयर कर दो, बस आंसर आ गया आपका। 102 क्वेश्चन को करो। 102 में बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, 102 में 2x प्लस 4y है, माइनस 8xy है, -1 है। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाओ। इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, और या इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, एक्स वाई से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, और यहाँ से जब कॉमन लोगे 2 4 जा 8 और x आ गया तो y, और -1 कॉमन लो, 1 -4y। क्या ब्रैकेट्स आ गई, 2x -1 की और 1 -4y की। कहाँ पे है, ये रहा 1 -4y 2x -1, बी आंसर करेक्ट होगा। 103 पे पढ़ो। ये दे रखी है एक इक्वेशन और ये दे रखी है एक और इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कैसे कर दोगे, 3x प्लस 7y बराबर में 75 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और 5x माइनस 5y बराबर में 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। करो, 15x 35 और 5 25 37 हो गया, 15x 15y और ये हो गया 25 या 75, माइनस प्लस माइनस ये गया, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 300, y आ गया आपका 6, y 6 आ गया, x में पुट करो, x यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 3x, 7 6 जा 42, 75 माइनस 42 33, x आ गया 11। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई निकालना है, 11 और 6, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 के साथ हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, ए। ठीक है, 103 का ए आंसर आ जाएगा। डन। 104 की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। √625 कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए 25, और 484 किसका होता है, 24 का ना 22 का, 22 का होता है, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8, 2 का स्क्वायर 4, 484 22 का आता है ना ऐसे वाला स्क्वायर खोलना, और 5 और 2 7, 2 2 4 47, 47 के साथ हमारा ए आंसर। ठीक है, आगे बात करें तो इस वाले 105 क्वेश्चन की, 104 का हाँ ए आंसर। 105 की बात करो, 729 है, 729 को हम 27 का लिख सकते हैं, 27 नीचे कितनी जीरो है, 3 और 3 6 डिजिट है, तो 27 के नीचे 3 लिख दो, लिख दिया। अब ये तो था स्क्वायर का, ठीक है, अब इसकी पावर है 1/3, इसकी पावर है 1/3। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, 1/3, 3 का 3 और 10 का 3 की पावर 1/3, ये 3 दोनों तरफ से कट गया, यहाँ आ गया 3/10, ये आ गया 3/10। इस वाले को सॉल्व करें,
इसके नीचे 8/1000 की पावर 1/3, 8 का 2 नीचे 10, तो कितना आ गया 3/10 और 2/10, और 3/10 और 2/10 को ऐड कर दो, 3/10 प्लस 2/10, 3 और 2 5, आधा, आधा आ गया, आधे का मतलब 0.5। तो हमारा यहाँ से बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखिए इस बच्चे के सारे गलत है, तो ध्यान अगर लगाओगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, करेक्ट आंसर इसका बी है। ये भी इस बच्चे का गलत है, ये भी इस बच्चे का गलत है, देखो सारे क्रॉस मार रखे हैं। तो भाई इसके लिए सारे के लिए कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए एक बार, फिर कहीं भी गड़बड़ नहीं होती है, बहुत आसान मैथ आता है आपका, सबसे इजी मैथ ही आता है रीट वाले पेपर में, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश हिंदी भी इतनी बुरी नहीं आती। 106 क्वेश्चन का आंसर दो। कह रहा है एट व्हाट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सम इज डबल इन 8 ईयर्स, 8 साल में डबल हो जाता है। क्या कह रहा है 106 में, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सम डबल हो जाता है 8 ईयर्स में। मतलब कि अगर मेरा प्रिंसिपल कितना है एक्स है, तो टाइम प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट, क्योंकि क्या डबल हो जाता है, सम इज डबल है ना, इन 8 ईयर्स, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना 2x, और टाइम कितना दे रखा है 8 ईयर्स, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और 1+RT/100 की पावर n, ठीक है। और की पावर n नहीं, क्योंकि t तो अंदर ही आ गया ना। अमाउंट आपका कितना है 2x, और प्रिंसिपल कितना है x, 1+R हमें निकालना है, रेट कितना है 8 साल, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, x से x कट गया, और यहाँ से दो, और बराबर में 100 प्लस 8R बाय में 100, ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 200, 200 बराबर में 100 प्लस 8R, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 8R, तो R आ जाएगा 100/8, 100/8 का मतलब 4 और 4, 4 दूनी 8, 4 25, 12.5, 12.5 आंसर में है कहीं, 12.5% हो गया ना। हाँ ये रहा बी आंसर आ जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आंसर, 106 का बिल्कुल बी है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको लिख लो, या स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ बाद में लिख लेना, क्योंकि मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगी, तभी हम अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ, तब तक आप लिख लो। 107 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 107 क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड रुकना, पता नहीं मेरा माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कर लेना इसको, और यहाँ पे मैं 107 क्वेश्चन की जगह बना लूँ, ठीक है जी। देखिए 107 क्वेश्चन क्या कहता है, 107 क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी, ये दे रखा है रेशो c प्लस a 6:7:8, अब हमें दे रखा है ए बी सी का सम है 14, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये 6:7:8 है, आपको बहुत बार बता रखा है मैंने, 6x 7x और 8x मान लिया करो। तो क्या मान लेंगे यहाँ से, a प्लस बी को मान लो 6 ऑफ x, हम x नंबर मान लेते हैं ना सम, b प्लस सी को मान लो, रेशो हटा के इसको x क्वांटिटी मान लेते हैं 7x, और c प्लस a को मान लो 8x, मान लिया। ये दे रखा है ना a प्लस बी रेशो, रेशो में, और ये 6:7:8, इसको हम क्या ले लेंगे 6x 7x और 8x, पता होगा ये तो। और अब क्या कर दो, ये 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज 6 और 8 और 7, आपका कितना हो जाएगा 7 और 6 21, 21 हो गया ना आपका ये 21x, ठीक है। और 2, और यहाँ से आपको पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, बराबर में 21x, ठीक है। इसको कट करो, 7 दूनी 14, 7 या 21, कितना आ गया 2 दूनी 4, x आ गया मेरा 4/3, ठीक है। यहाँ से x निकाल दोगे 4/3, बताना क्या है c की वैल्यू, c बताना है, तो यहाँ से जो भी बताना हो वो बता दो। a प्लस बी कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालें, इसमें डालें, क्योंकि x आ गया ना, यहाँ से छोटा छोटा लिखती हूँ मैं, a प्लस बी आ गया 6 इंटू 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, a प्लस बी आ गया 8,
बी प्लस सी आ गया 7 इंटू 4/3, तो 7 चौक 28/3। सी प्लस ए आ गया, यहाँ लिख रही हूँ इसके बाद, सी प्लस ए आ गया 8x है, 8 इंटू 4/3, 8 चौक 32, 32/3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे आ जाएगी सी की वैल्यू, बताइए। यहाँ से निकाल लो ना, देखो यहाँ पे ला रही हूँ मैं, देखो ए, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 14 भी तो गिवन था, और ए प्लस बी पहली वाली टर्म में क्या आया है 8, ए प्लस बी 8 प्लस में सी बराबर में 14, तो सी आ गया 14 - 8, 14 - 8 कितना होता है 6, सी कितना आ गया हमारा 6, 6 के साथ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान है ये तो, यहाँ पे मुझे इतनी जगह नहीं मिल रही तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के साथ ही मिक्स कर रही हूँ, इसके साथ साथ क्या करती हूँ मैं इरेज कर देती हूँ, तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इरेज करूंगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहीं पे जगह बना लेती हूँ, बस ज्यादा नहीं इरेज कर रही। आगे वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी बड़ा आसान है। देखो एक बार कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया ना तो क्वेश्चंस में जान नहीं है बिल्कुल भी। आगे है 108, क्वेश्चन नंबर है 108। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, नीना और मीना, नीना और मीना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, एक ने 30,000 रुपए लगाए, एक ने 45,000 रुपए लगाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर दूं, यहाँ तक। नीना ने लगाए हैं 30,000 रुपए और मीना ने लगाए हैं 45,000 रुपए। ठीक है, और मैं इसकी क्या करती हूँ, सारी जीरो कट कर दूं, तो यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 45, इसको और कट कर दो, यहाँ आ गया 5 7 35, 5 5 6 सॉरी 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9। मतलब नीना ने अगर 2 लगाए हैं तो मीना ने 3 लगाए, 2:3 आ गया इसको कट करने पे। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ मीना फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ, अगर 1.5 लाख प्रॉफिट होता है आफ्टर 2 इयर्स तो नीना का प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, नीना का प्रॉफिट क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये 2 और 3 है ना, तो टोटल क्या है 5, तो 1.5 लाख मतलब 5x, मतलब इन दोनों का प्रॉफिट अगर 1,50,000 के बराबर है, 1.5 लाख के बराबर। ठीक है, तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 5, 5 × 15, 0 0 0 0, 30,000 प्रॉफिट, x आ गया 30,000। मतलब कि यहाँ पे अगर नीना और मीना है, नीना का है 2x, मीना का है 3x, x आया है 30,000, है ना 30,000, तो x 30,000 आया, तो नीना का प्रॉफिट है, किसका पूछा है, मीना का, तो नीना का पूछा है, तो आ जाएगा 30 × 2 60,000, और अगर मीना का पूछा है तो आ जाएगा 90,000। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, हमने तो मीना का बताना था ना, व्हाट इज द शेयर ऑफ मीना 90,000, तो 90,000 में तो 60,000 भी कोई नहीं है, 90,000 भी कोई नहीं है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर करेक्ट है, नन ऑफ दिस, कौन सा आंसर करेक्ट है, नन ऑफ दिस। समझ आया कैसे किया, नीना मीना, इसको जहां तक कटता हो काट दो, 2:3 आ गया, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, दोनों का प्रॉफिट 5x है और इसने टोटल प्रॉफिट दिया है 1.5 लाख, एक्स आ गया 30,000, तो नीना के हो गए 60,000 और मीना के हो गए कितने, 90,000। शेयर बताना है, मीना का 60,000 और मीना का 90,000, जिसका पूछा है मीना का 90,000 वो भी नहीं दे रखा, नीना का पूछा होता 60,000 भी नहीं दे रखा, यहाँ आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। अगला एक क्वेश्चन है 109, 109 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ परसेंट इन डेसिमल। हाफ परसेंट को डेसिमल में कैसे लिख सकते हो आप, हाफ, हाफ है, और परसेंटेज का परसेंट आता है 1/100 आता है, तो 1/200 हो गया, है ना, या फिर ऐसे रहने दो 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, और बाय में 100, हाफ को हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं ना 0.5 नीचे 100, अब नीचे 5 पॉइंट, ये पॉइंट हटाने का 100 पहले ही है, पॉइंट हटाने का 10, मतलब हो गया 5 के नीचे 3 जीरो, और 5 1 2, तो 3 के बाद पॉइंट, ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर करेक्ट है, 109 का बी। ठीक है, आगे है 1010, मतलब ये भी इस बच्चे का गलत, ये भी इस बच्चे का गलत। 110 की बात करें तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एज ऑफ राजीव बिफोर 5 ईयर्स एंड आफ्टर 9 ईयर्स इज 15। ये भी आसान क्वेश्चन है, 10 कौन सा है 10, हाँ 110 क्वेश्चन भी आसान है।
मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है दो एजेस को। कौन कौन सी एजेस को? इसकी राजीव की, बंदा एक ही है राजीव, उसकी एजेस को मल्टीप्लाई करना है। बिफोर 5 ईयर्स और आफ्टर 9 ईयर्स 15 मल्टीप्लीकेशन में। तो मतलब सबसे पहले नाउ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये एज वाला क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन में एक तो नाउ लिख लो, नाउ मतलब अब, या प्रेजेंट लिख सकते हैं, नाउ को ब्रैकेट में लिख लो प्रेजेंट। प्रेजेंट एज किसकी बतानी है? राजीव की। प्रेजेंट मान लो एक्स है, ठीक है, या नाउ कह लो या प्रेजेंट कह लो। नाउ एज उसकी है एक्स या प्रेजेंट एज है एक्स। तो बिफोर 5 ईयर्स, मतलब यहाँ पे मैं बिफोर लिख रही हूँ, बिफोर 5 ईयर्स वो कितने साल का होगा? x-5, मतलब मान लो ये 20 साल का है, तो बिफोर मतलब वो 15 का होगा। और आफ्टर की बात करें तो आफ्टर प्रेजेंट अगर एक्स का है तो आफ्टर में x+9 का हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन किसका? बिफोर 5 ईयर्स और आफ्टर 9 ईयर्स वाला, तो बिफोर 5 ईयर्स x-5 और आफ्टर 9 ईयर्स वाला x+9, इन दोनों की मल्टीप्लाई है 15, बस। अब इसको एक बार अगर आपको स्टेटमेंट बनानी आ गई, ऑप्शन से चेक कर लो। यहाँ ऑप्शन रख रख के देखो एक्स में, ऐसा एक्स का कौन सा नंबर ले जो इन दोनों को सेटिस्फाई करके 15 आंसर दे दे। 110 में जब मैं पहला उठाऊं 6, तो मैंने रखा 6-5 और 6+9, 6-5 1, 6+9 9, 10 के बाद 13 15, 15 इंटू 15, पहला ही सेटिस्फाई हो गया। ये आंसर करेक्ट। बताओ, था इसमें कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखो और आपके आंसर आ जाएंगे। 111 क्वेश्चन कहता है, ये एक लाइन दे रखी है, ये आपको सबको पता है, ये वो लाइन है, क्या नाम है, लीनियर पेयर की। ये अगर 100 है तो ये 80 होगा, ये अगर 110 है तो ये 70 होगा, पता है ना, लीनियर पेयर 180 होता है। और A/B दे रखा है 2:1, ठीक है। 2:1 का मतलब x मान लो, 2x और x, 2x और x 3x, 3x बराबर 180, x आ गया मेरा 60। x जब 60 आ गया तो ये 2x है, ये x है। पूछा क्या है? a की वैल्यू, a मीन्स 2 गुना, x पूछता तो 60 और 2x पूछा है तो 2 इंटू 60 मतलब 120। 120 के साथ मेरा सी आंसर करेक्ट है, 111 का आंसर सी। और b पूछता तो 60 आंसर आ जाता। 112 का आंसर दो, 112। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। If 3 of angle A is 4 of angle B is 6 of angle C, then the value of A। 112 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये भी आसान है। 3 ऑफ ए 4 ऑफ बी, ऐसा करो दो कंपेयर कर लो, ऐसा करो दो कंपेयर कर लो। A/B क्या होगा? ए के नीचे अगर मैं बी लगा दूं, मैंने सिर्फ दो उठाए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इसको भूल जाओ। ए और बी क्या होगा? 4/3 होगा ए और बी। और अब उठा लो लास्ट के दो, अब बी और सी उठा लो, बी और सी क्या होगा? बी 6/4, तो दो 2/3 हो गया, 2 2 4 2 3 6। अब देखो यहाँ से B3 है, यहाँ से भी B3 आ गया। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं A/B/C, तो मेरा क्या आ गया? ए है 4, रेशो बी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, B3 दोनों में सेम, रेशो 2। पूछा क्या है? ए बताओ, ए बताओ, ए बताओ। ए कौन है? 4, तो 4 ऊपर, नीचे इनका सम, 4 और 3 7 और 2 9, और टोटल कितना होता है ट्राइंगल? 180। 9 9 दूनी 18, 0 4 दूनी 8, 80। 80 के साथ मेरा आंसर आ जाएगा बी। डन। 112 का बी। 113 का जवाब दो। 113 का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, फिर भी बच्चों को नहीं आता। ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वाला एंगल दे रखा होता है आउटसाइड वाला, और इसका इनसाइड वाला एंगल पूछ ले, यही दे रखा है, ACB दे रखा है 40 और AOB पूछ लिया, तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इसका डबल होता है, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ AOC। ACB, AOB एंगल ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ, प्रॉपर्टी है ये, AOB इज ट्वाइस ऑफ AOC, तो ट्वाइस ऑफ 40 कितना आ जाएगा? 80। ये तो नॉर्मल सा था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो 114 का जवाब दो। 114 क्या है? इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस है r, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, पढ़िए पढ़िए। If the radius of the circle is increased by 3 times, then how many times the new circumference increased from its original size? बताओ।
इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब कि रेडियस r थी, नई रेडियस हो गई 3r, ठीक है। एक रेडियस r थी, नई रेडियस हो गई 3r, देन हाउ मेनी टाइम्स द न्यू सर्कमफ्रेंस इंक्रीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस थी वो कितनी थी, 2 पाई r। यहाँ सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई, r कितना है, 3r। यहाँ थी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, यहाँ होगी सर्कमफ्रेंस 6 पाई r। तो इसका कितना गुना हो गया, 3 गुना, 3 टाइम्स, है ना। तो ये आंसर करेक्ट है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये इसका 3 गुना हो गया ना सर्कमफ्रेंस। एक रूम है 12, 9 और 8, 12, 9 और 8 लेंथ ब्रेड्थ हाइट। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रोड देन कैन बी केप्ट। तो देखो ये क्यूब, एक रूम है, क्यूब नहीं क्यूबोइड, एक 3D फिगर है, क्यूबोइड बनेगा ना, क्योंकि अगर क्यूब होता तो LBH सेम होती, यहाँ LBH अलग अलग है, तो इट इज ए क्यूबोइड। क्या है ये, लेंथ अलग है 12, ब्रेड्थ अलग है 9 और हाइट अलग है 8, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड, इसका मतलब है मैक्सिमम, ये कोना उठाना है मैक्सिमम, और इस कोने से आके जोड़ना है। तो मैक्सिमम के लिए आपको याद रख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी रिपीट होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है डायगनल। डायगनल निकालना, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा कि व्हाट इज द डायगनल ऑफ दिस रूम, आपसे ऐसे वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि इसका क्या डायगनल होगा। वो घुमा के क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक रोड रखनी है, उसमें एक बांस रखा जा सकता है, उसमें अधिकतम से अधिकतम उसकी क्या लंबाई होगी, मतलब वो पूछ रहा है आपसे, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि वो डायगनल बता दो इस रूम का। और आपको पता होना चाहिए डायगनल क्या होता है। डायगनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एल है 12, 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64 का अंडर रूट। तो इसको करो सॉल्व, 4, 5, 5 और 4 9, 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 और 1 2, 289 का अंडर रूट कितना आ गया, 17। 17 मीटर का आप डायगोनल बड़े से बड़ा, मतलब उसके अंदर वो बांस रख सकते। ये आंसर मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है। आगे है, ये हमें दे रखी है ABCDEFCT और ये दे रखी है एप्लीकेशन इन लैख, मतलब ACT 1.25 लाख क्या होते हैं, एप्लीकेंट्स हैं, और पास और फेल की रेशियो है 7:3, ठीक है भाई, 7 पास हुए तो 3 फेल हुए। 3.14 तो 5:3 का फेल और पास का रेशियो है। 1.08 अभ्यर्थी हैं, ये रेशियो है। अब आपको क्या बताना है, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स पास इन सिटी ई सिटी में पास, तो ई सिटी ये है, ई में कुल विद्यार्थी जो एप्लीकेंट्स हैं, कुल अभ्यर्थी इतने हैं, तो उसमें से पास कितने होते हैं, पास की रेशियो 3:2 है, ये पास की, ये फेल की। पास वाला ऊपर आएगा, नीचे टोटल 5 और मल्टीप्लाई में 1,85,000 कर दो सोल्व। क्या कर दो सोल्व, 5 7 या 21, 9 और 2 11, क्या आंसर आया, 111,000। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी। आगे कह रहा है विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स इन एग्जाम, नंबर ऑफ फेलियर्स हाईएस्ट, मतलब कि सबका फेलियर निकालना पड़ेगा, इन सबका फेलियर निकालो। ए का फेलियर कैसे आएगा, 3, ये फेलियर ये पीछे वाले हैं, ये 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 पीछे वाले सारे फेलियर हैं। ए का फेलियर कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ, 3 बाई में 10 मल्टीप्लाई में 1,25,000, निकालो इसका आंसर। फिर आपका क्या आएगा, 3 बाई में 8 मल्टीप्लाई में 314,000, फिर इसका फेलियर क्या आएगा, 5 बाई में 9 इंटू में 108,000, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, इसको सारे फेलियर को आपको निकालना है और आपको बताना है कौन सी हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स है। 117 का आपका करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है, डी आंसर आएगा। जो ये वाला डी है, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, 1:3 में, ठीक है। आगे है 118, 118 क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आएगा, 118 का हिस्टोग्राम इज, ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पिछले पिछले काफी पेपर में आ गया है। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉन कॉन्टिन्यूअस, नहीं, अनग्रुप्ड, कॉन्टिन्यूअस, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम क्वेश्चन पहले भी आया था। 119 पे बढ़े तो 119 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये हमें परसेंटेज दे रखी है, ये और ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी, ये टी है,
यहाँ से ये टी है 1250, 1250 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और ये दे रखा है परसेंटेज, ये दे रखा है परसेंटेज, ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो ये तो दे रखे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स की परसेंटेज, लेकिन इसने तो नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 40 है तो नंबर ऑफ बॉयज 60 होंगे। या पहले 40 का ही निकाल दो। 40% कितना होता है? 40/100 और इंटू में टी में है कि देखो यहाँ से टी का ही बताना है ना, तो टी की ही परसेंटेज उठाओ, टी के ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उठाओ। तो 1250, 2 जीरो कट गई, ये आ गया आपका 5 4 20 और आपका 500 आ गया। मतलब 500 आई है गर्ल्स। मैंने पहले 40% का निकाला है। 40% कौन है? नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें बताना था टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल बच्चे हैं कितने? 1250। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो 40% गर्ल है सीधा निकाल दो 60%, तो आंसर सीधा लड़कों का ही आएगा। या 40% लड़कियों का निकालते हुए और 1250 टोटल बच्चे हैं तो उसमें से 500 लड़कियों को माइनस कर दो, बात बराबर आएगी। 750 के साथ मेरा सी आंसर करेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर हमने 40% वाले से किया और यहाँ पे 500 आया और 500 ने जैसे देखा कि आंसर आ गया, लगा के आ गए, तो गलती हो जाएगी। और ये एग्जामिनर पहले नंबर पे 500 देके आपको पागल बनाता है, बट आपको पागल नहीं बनना, समझदार बनना है। 500 नहीं लगाना, क्योंकि ये नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है। 500 नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं, या तो माइनस कर लेना, नहीं तो सीधा 60% का निकाल लो, तब भी आपका सीधा 750 आएगा। ठीक है, सी आंसर आएगा। 120 पे बढ़े तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ, अच्छा अभी इसी का ही है, पी और क्यू की एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पी की ये है 2500 और क्यू है 3000। 2500 और 3000 की एवरेज बताओ। एवरेज दो की ही पूछी है, पी और क्यू की, 2500 की और 3000 की। दो की एवरेज डिवाइड 2 से होगा। अगर पी क्यू आर की एवरेज दे देता तो तीनों का सम डिवाइड में 3, पी क्यू आर एस का दे देता चारों का सम डिवाइड में 4, ऐसी हो जाती है एवरेज। 5 5 0 0/2 2750। 2750 तो मेरा कोई आंसर ही नहीं है। कोई भी आंसर नहीं है तो इसमें सबको ग्रेस नंबर मिला था। इसमें आपका आंसर की पे जब भी आप आंसर की देखोगे, आप देखना इसमें आंसर की में स्टार लगा हुआ है, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं है। इसमें से हमारा मैच, ये इनकी गलती है। 2750 आंसर आना है, इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें सबको एक नंबर ग्रेस मिले थे। ठीक है, मतलब रीट वाले गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। ये मान के चलो आपके 4 से 5 नंबर तो फ्री के हैं, क्योंकि रीट ने गलती करनी है और आपको फ्री के नंबर मिलने हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन तो मान लो फ्री के नंबर है, मिल जाएंगे आपको ग्रेस से, स्टार लगा मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी मैं आपको वीडियोस बनवा रही हूँ, 2011 के दोनों पेपर करे, 2012 के दोनों पेपर करे, 2015 का लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 हम कर रहे हैं, छठा पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो मान लो 4 से 5 नंबर तो आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ये फ्री के, 4 से 5 ये फ्री के, मतलब 10 नंबर तो फ्री के मिल जाएंगे आपको 150 में से, और क्या चाहिए। लो जी, साइंस पे आ गए हैं। साइंस में तो भाई बहुत अच्छा स्कोर रहता है आप सबका, मुझे पता है ना। साइंस आती है आपको बहुत अच्छे से आपको, हमें नहीं आती व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई स्लेक्ड लाइम रिएक्टेड विद क्लोरीन गैस। ये तो भैया जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आ ही नहीं सकती आपको साइंस। साइंस के लिए जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली एक बार अच्छे से, वो उसको तो वो पारे नहीं आ रहे हैं, जिसने नहीं पढ़ी वो फिर रोते रहो बैठ के। ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये वाला हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ड्राई स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ, तो आपकी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बी है आपका 122 है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एचएसएससी का बड़ा फेवरेट है। बायोलॉजी के जनक तो हर बार पूछता है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। हाँ भाई, अरस्तु। एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, बी आंसर करेक्ट होगा। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एक्शन वर्ब। इसमें से एक्शन वर्ब कौन सी है? देखना, सुनना, रेखांकित करना, जानना। 123 देखो, टू अंडरलाइन भी है एक्शन वर्ब, और किसी चीज को सुनना, लिसन भी। देखना एक्शन वर्ब नहीं है, सुनना एक्शन वर्ब है, अंडरलाइन करना एक्शन वर्ब है। तो बी और सी दोनों आंसर जो भी लगा के आया है उनके नंबर मिले होंगे। ठीक है, अब एक लाइन है साइंस की डेफिनेशन, ये लास्ट वाले क्लास में भी एक बार पेपर में आया है। साइंस की डेफिनेशन है कि किसने कही। ठीक है, साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द चायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंसेस कॉरेस्पॉन्ड टू लॉजिकली यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। 124 ये डेफिनेशन किसने दी है? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। किसने दी है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड। कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है? नॉर्मल सी बात है, ये सबको आना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन सा है इसमें से?
प्रोजेक्ट मेथड भी चाइल्ड सेंटर्ड है, लेबोरेटरी भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। इसने सिर्फ बच्चे ने प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाया जो कि गलत है। तो जब हमें ऐसा पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉर्मल सी बात है, बच्चा ही करेगा। प्रोजेक्ट मेथड बच्चे की ही विधि है, ये बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है। लेबोरेटरी बच्चा ही लैब में क्या करेगा, प्रयोगशाला में प्रयोग करेगा। तो तीनों ही तो चाइल्ड सेंटर्ड हैं, गलत कैसे करके आ गए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी काफी बार आता है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी थ्योरी सबको पता होगी। लास्ट, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन को मेरे जो करा रही हूँ मैं देख रहे हो, आपको चीजें पता है कि हमने क्या क्या नया किया। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में जहाँ टेक्सोनॉमी का नाम आता है वहाँ ब्लूम्स का नाम आता है। 126 का सी आंसर करेक्ट है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग मीन्स शाखीय अभिक्रमित अनुदेशक के जनक बताने हैं। 127 तो कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर, बी आंसर करेक्ट है। स्किनर को क्यों लगा के आए हो, ठीक है। 127 का 128 है, कौन सा आपका को क्यूरिकुलम एक्टिविटी है, साइंस टीचिंग की। अब साइंस का सेक्शन चल रहा है तो साइंस टीचिंग की को क्यूरिकुलम एक्टिविटी बतानी है। ब्लैक बोर्ड, साइंस फेयर, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर टेक्स्ट बुक। 128 तो नॉर्मल सी बात है, साइंस टीचिंग में साइंस फेयर जो है आपके क्या है, को क्यूरिकुलम एक्टिविटी क्या होगी, साइंस फेयर, बी आंसर। इस बच्चे का ये भी गलत है, डी लगा रखा है, ऑडियो विजुअल एड नहीं है। 129 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, अब तो ये याद हो गया होगा। ऑडियो एड कौन सा है इसमें, ओएचपी। ओएचपी की फुल फॉर्म लास्ट पहले भी बताई थी, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अभी 2011 2015 का लेवल 1 कराया था, उसमें भी इक्वेशन आया है। 129 में ओएचपी आपका नहीं है। ग्रामोफोन, एपिसोडिक, मैजिक लैंटर्न, तो ग्रामोफोन। ऑडियो एड्स की बात करनी है तो ग्रामोफोन। आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी। 130 पे बढ़े तो इवैल्यूएशन सबको पता है क्या होता है, मूल्यांकन करना। उसका मेन पर्पस क्या है मूल्यांकन का, क्वेश्चन पेपर सेट करना। ओनली वर्ड आ जाए तो आपको पता है ओनली वर्ड नेगेटिव होता है, कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर सेट करना नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना नहीं। तो जब दो कट गए तो दो में से आंसर लगा दो 130 का, ठीक है। बी और सी, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग, बिल्कुल लर्नर्स की परफॉर्मेंस को जानो एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, और उसमें सुधार लाओ, बी आंसर। हुज लास्ट स्टेप इज रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग का आखिरी स्टेप क्या होगा, रेमेडियल टीचिंग का। 131 तो नॉर्मल सी बात है, रेमेडियल टीचिंग कब होती है, REMEDIEL। रेमेडियल टीचिंग जब होगी जब हम किसी बच्चे का डायग्नोस करेंगे, जब हमने किसी की समस्या जानी तभी तो हम उसको उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे, उपचार करेंगे बच्चे का। तो कौन सी हो जाएगी, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, है ना, सी है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। लास्ट स्टेप इज रेमेडियल टीचिंग, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टीचिंग होगा। 132 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी पार्ट इज अ प्लांट इज हैप्लॉइड। विच ऑफ द फ्लोइंग कह रहा है इसमें से कौन सा पार्ट है जो अगुणित होता है, गेमेट, ओवेरी, फ्लावर और एंथर। 132 अगर आपने ये टॉपिक फ्लावर वाला पढ़ा है, फ्लावर के सारे ये रिप्रोडक्शन पार्ट्स पढ़े हैं तो आपको आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। आंसर है इसका गेमेट, ठीक है, क्या आंसर है, गेमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियली फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए कौन सा बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बताओ। जीवाणुओं में मानव जानी जाति के लिए लाभकारी कौन सा है, तो बैक्टीरिया भी बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए। कौन सा है, वो है ये पहला ही, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ये आंसर करेक्ट है, क्या आंसर करेक्ट है, ए। आगे है गैस्ट्रिक जूस, ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है आपके HSSC के पेपर में, बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। HSSC में बहुत बार आता है, रीट में आता है, DSSB में, KVS में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एज इट इज स्टेटमेंट भी नहीं घुमाता ये। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन, लिप्सिन, रेनिन, ट्रैप्सिन, लिप्सिन, रेनिन, या फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। देखो लाइपेज तो होता है 134। देखो वैसे अगर मैं आपको इसके अंदर आंसर बताऊं तो इसका कोई भी नहीं है, लाइपेज तो है। लाइपेज देखो इसमें है और इसमें है और इसमें है, तो ये थर्ड तो गया, है ना। अब हम बात करें ट्राइप्सिन, ट्रेप्सिन नहीं होता, एक तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन इसमें है, पेप्सिन इसमें है, तो ये गया, है ना, बी। अब इसमें ट्राइप्सिन नहीं है तो ये गया, वैसे हो गया ये। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें रेनिन की, रेनिन नहीं होता, तो ये क्वेश्चन में आपको सबको एक नंबर मुफ्त का मिला था। मैं आपको बता रही हूँ, रीट वाले मुफ्त के नंबर बोल देते हैं क्योंकि गलतियां बहुत करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl, HCl तो जरूरी है, वो इन्होंने दिया नहीं, HCl तो मेन है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो मामला वैसे खराब हो जाएगा आपके पेट का। HCl, लाइपेज और आपका पेप्सिन, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका करेक्ट आंसर है, HCl, लाइपेज और पेप्सिन, और ये आपका कहीं भी नहीं है तो इसको क्या कर दो, स्टार डाल दो, कोई भी आंसर सही नहीं है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे पौधों के लिए? सल्फर होगा, मैग्नीशियम होगा, फॉस्फोरस होगा, मैंगनीज होगा। करेक्ट आंसर है आपका मैंगनीज। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है पता होगा ये तो, मैंगनीज। Which cell synthesize and secrete testicular hormone endo androgens in man? अगर हम बात करें पुरुष की, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं संवहन करती हैं? बताइए 136 का आंसर वो है आपके लेडिंग कोशिकाएं। कौन सी है? लेडिंग कोशिकाएं। करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, 2011 के पेपर में भी आया है, तो उससे पहले भी काफी सारे पेपर मैंने आपको बताया था ये आया हुआ है। अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जो मैं आपको जो एनसीईआरटीज करा रही हूँ, एनसीईआरटीज का नोट्स करा रही हूँ, निचोड़ है उसमें पूरा, एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी, उसका निचोड़ पढ़ना है। पूरी थ्योरी पढ़ने का ना इतना टाइम है, ना ही आप पढ़ पढ़ के बोर भी हो जाओगे, निचोड़ पढ़ना है। तो उसमें भी ये टॉपिक हम करा चुके हैं, जिसमें डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, फारेनहाइट में हम टेम्परेचर को कैसे मापते हैं, कौन सा कब यूज होता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हेल्थी पर्सन का कितना होना चाहिए? 137 का पहले भी आया क्वेश्चन, 37 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ, कमेंट में बताना। थर्ड होमवर्क, 3 होमवर्क हो गए आपके, पहले 2 होमवर्क दिए थे ना आपको, तीसरा होमवर्क आपका ये है कि अगर हमने सेल्सियस में मापा तो 37, मैं बोल दिया थोड़ा सा 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम इसे फारेनहाइट में नापेंगे तो वो कितना होगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 3 है। आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताना है, एनबीटी आपको बताना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसका? फारेनहाइट में। बताओगे ना कमेंट सेक्शन में। आगे है 1 n इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? बताओ जल्दी। 138। तो 1 n जो होता है वो 10 रेज टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है। करेक्ट आंसर है आपका बी। करेक्ट आंसर है आपका बी। 139 है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट की मोड बताना है, इज एसेंशियल नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। रिपीट है ये क्वेश्चन, पहले भी आया था। कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन। 139, तो ये रेडिएशन जो विकिरण है, विकिरण, रेडिएशन, ये मोड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, इज एसेंशियल नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम। आगे है 140th क्वेश्चन जो है 140th, इसके अंदर हमें क्या बताना है? द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन एयर हमें दे रखी है 332 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर, अगर गैस का प्रेशर बेशक डबल कर दो, अगर हमें साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है इन एयर, एयर मीन्स वायु में ध्वनि का वेग दे रखा है 332 मीटर पर सेकेंड, प्रेशर डबल भी कर दो तो वेलोसिटी साउंड की वही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। फिजिक्स का क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होगा? 141। 141 का आंसर दो। क्या आंसर होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लर्न करनी है ये चीजें आपको, तो ये आंसर होगा आपका ए। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, साइंस का क्लास 6 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। नेचुरल फाइबर कौन सा है? नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर कॉटन भी है, सिल्क भी है, वूल भी है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल। कंपोजिशन और परसेंटेज ऑफ सीएओ की और आपकी इसकी SiO2 की कंपोजिशन परसेंटेज बतानी है। 143 कितनी होगी? 60 से 68% और 17 से 24%। सी आंसर इन पोर्टलैंड सीमेंट। 144 है, वेब ब्राउजर का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर 144, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। 6 दे रखे हैं, ओपेरा, नेटस्केप, मोजिला, फायरफॉक्स। 144 में वेब ब्राउजर के एग्जांपल बताओ। तो सारे ही हैं भाई, मोजिला भी है, नेविगेटर भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, नेटस्केप, सारे ही हैं। तो डी ऑप्शन लगा के आ जाना, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही तो हैं। 145 है आपका एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स पता है क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, कहाँ पाए जाते हैं? इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किस किस के बीच में? तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर मीन्स मंगल और बृहस्पति ग्रह। इसकी साइंस अच्छी है बच्चे की, जिसका भी पेपर है। बी आंसर करेक्ट है, इसके सारे लगभग साइंस के सही है। तो भाई साइंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो साइंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, किस किस में? मार्स और जुपिटर। 145। सोनार,
यहाँ पे आखिरी टाइम पे भी मैंने आपसे सोनार की फुल फॉर्म पूछी थी, अभी भी मुझे जल्दी से सोनार की फुल नहीं, वहाँ शायद लेज़र की पूछी थी। शायद पहले वाले पेपर में मैंने आपसे लेज़र की फुल फॉर्म जानी थी ना, अब जल्दी से मुझे सोनार की फुल फॉर्म बताना होमवर्क में, ठीक है? होमवर्क नंबर 4th है आपका। 4 होमवर्क दिए हैं मैंने आपको, देखती हूँ कमेंट में कौन-कौन होमवर्क करता है। जो पूरी वीडियो सुन रहा है तो वो ज़रूर होमवर्क भी करेगा। तो 1, 2, 3, 4 4 होमवर्क दे चुकी, चौथा होमवर्क है सोनार की फुल फॉर्म बतानी है आपको, ठीक है? तो सोनार क्या है? मेजरिंग डिस्टेंस, नॉर्मल सी बात है, डिस्टेंस तो मापता ही है। तो डी क्या है? डायरेक्शन नहीं होगा। 146 डिस्टेंस है, डायरेक्शन भी है। मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन, मेजरिंग डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ इसमें डिस्टेंस दे नहीं रखा। फोर्थ डी हमने इसलिए कट कर दिया क्योंकि वो डिस्टेंस भी मापेगा, डायरेक्शन भी देखेगा एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी, किसमें? पानी में, एयर में, वाटर में, एयर में। एयर में नहीं होगा, एयर में नहीं होगा। बी और डी इसलिए कट हो गए क्योंकि यहाँ दे रखा है एयर, एयर में नहीं होता, सोनार पानी में होता है। अब यहाँ दे रखा है सिर्फ डिस्टेंस और डायरेक्शन, ऊपर दे रखा है डिस्टेंस, डायरेक्शन और वेलोसिटी, तो ये आंसर करेक्ट हो गया ना। इसमें डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है और वेलोसिटी भी है। सोनार की फुल फॉर्म मुझे क्या करना, कमेंट में बताना। 147 का आंसर हो। 147 पीबीओ होता है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है आपका लेड ऑक्साइड, ठीक है, और सी है आपका कार्बन, ठीक है, सी है आपका कार्बन, और पीबीएस क्या है? पीबीएस, हाँ जी, बताइए, एक सेकंड रुकना, इसके अंदर हमने ना इनकरेक्ट बताना है। एक सेकंड रुकना, मैं इसको, एक तो ना पता नहीं माउस काम क्यों नहीं कर रहा। बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, जगह बनाती हूँ, और सोनार की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट में। देखिए, इसके अंदर आपको क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, इनकरेक्ट आपको बतानी है, ठीक है? बताइए। लेड इज गेटिंग ऑक्साइड, इसमें लेड जो है क्या हो रहा है, इज गेटिंग ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, या लेड ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, आपका लेड ऑक्साइड, ये सिर्फ कार्बन, और ये पीबीएस क्या होता है, बताइए। इसमें आपको पीबीओ जो है लेड ऑक्साइड, ठीक है, दैट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड हो रहा है भैया, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, दैट इज रिड्यूस्ड टू लेड, पीबी, एंड कार्बन, लिख लो बेशक, और कार्बन जो सी है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये लाइन अलग है, ये अलग है। पीबीओ लेड ऑक्साइड दैट इज रिड्यूस्ड टू लेड, कार्बन सी इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? बताइए कौन सा आंसर सही हो गया 147 का? 147 का, देखो 147 का इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि वहां ये कह रहा है लेड इज गेटिंग ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड दैट इज रिड्यूस टू लेड, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड सही है, लेकिन फिर इसके साथ फर्स्ट 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 सारे ही गलत है, इस पे भी आपको नंबर मिले थे। स्टार, इसमें आंसर की में क्या है, स्टार है, इसमें आपको नंबर मिले थे। 148 पे आओ, 148 क्वेश्चन क्या कहता है? 148, व्हाट इज राइट द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट बताना है केमिकल रिएक्शन का। 148, 148, 148, FeSO4 क्या होता है? आयरन सल्फेट है ये क्या है? यहाँ छोटा छोटा लिख दूं, लिखना लिख लो, आयरन सल्फेट। अच्छा, इसको आयरन सल्फेट को फ्यूरस सल्फेट भी बोलते हैं, पता होगा आपको, फ्यूरस सल्फेट, ठीक है। H2O तो आपको पता है वाटर है, 7H2O, और X प्लस वाई प्लस जेड आपको निकालना है। बताइए 148 का ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसमें M क्या है? M तो वही आयरन सल्फेट, या फिर हम इसको फ्यूरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। M, X प्लस वाई प्लस जेड बताना है ना, और M क्या है बीच में, ये M ये वाला है, और X प्लस वाई प्लस जेड क्या है, X Fe2O3, इसका नाम क्या है, Fe2O3, क्या है ये, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। Y क्या है, SO2,
SO2 तो पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड है। और Z क्या है? SO3। SO3 SO3 क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होगा? इसका ले लो स्क्रीनशॉट। Z है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, Y है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, X है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, M है आयरन सल्फेट और फ्यूस्फोरस एसिड। सी आंसर करेक्ट है। गलत है इसका, ये बी सी होगा। 149 के अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 149 के अंदर द हीट रिक्वायर्ड एनर्जी टू चेंज 10 ग्राम ऑफ लिक्विड, इसका ये वाला आंसर करेक्ट है डी। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन है ये। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg टू ए लिक्विड गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डन। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले तो कितना होता है पता है आपको? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। आगे अगर बात करें तो 150th क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन 8 ग्राम O2 इन 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल? बताओ। एवोगैड्रो नंबर पता है आपको क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर पता है आपको? 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, पता होगा ये तो। अच्छा, O2 का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ O2 गैस 32 ग्राम। तो हमें यहाँ से क्या बताना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम कितना हो गया? 8/32 है ना। 32 ग्राम क्या है? मोलर मास है ना। और 8/32 का हम अगर इसे सॉल्व करें तो आ गया 0.25 मोल्स। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? 0.25 मोल्स और साथ में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 0.602 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करके यहाँ से आ जाएगा आपका 1.51 इंटू 10⁻23। बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस बच्चे का तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ से हो गए हमारे 150 क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से हमारा 150 क्वेश्चंस का पेपर सॉल्व हो गया है। सो अब मुलाकात करते हैं आप सबसे जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? 150 क्वेश्चंस तक हमने इसका सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था। सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। देन मोलर मास किसका? ऑक्सीजन O2 गैस का। मोलर मास 32 ग्राम, 8/32 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25 मोल। इसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? जो नंबर ऑफ मोल्स है और एवोगैड्रो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.51 इंटू 10⁻23 इसको सॉल्व करके आ गया। बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। ये था हमारा 150 क्वेश्चन का लेवल 2 का पेपर का सॉल्यूशन। मैथ्स के क्वेश्चंस काफी अच्छे आए हुए हैं। इस बच्चे के बहुत सारे गलत है, तो ऐसा ही बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होता है, मैथ्स नहीं कर पाते। मैथ्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और बाकी आपका रीड का जो कंप्लीट है बैच आपका, यहाँ प्रीवियस पेपर मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। अभी 2 रह गए हैं, 6 पेपर हमने सॉल्व कर लिए, 11 के, 12 के और 15 के, है ना। अभी 2 और रह गए, वो भी आपके यूट्यूब पे सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी आपका 700 रीड का बैच आपका एप्लीकेशन पे चलता है। बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं रीड के बैच में, तो आप सब भी जुड़ सकते हैं और अपनी रीड की खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताना। आज के सेशन में मैंने आपको 4 होमवर्क दिए हैं, चारों होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। एक तो सोनार की फुल फॉर्म अभी लास्ट में दी थी और ऊपर भी 3 क्वेश्चन और थे, 4 क्वेश्चन टोटल हैं जो आपको कमेंट करके बताने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके ये प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज हमारी चल रही है, कैसी आपको, कितना एक समझ आ पा रहा है, कितना एक आपको इसमें से हेल्प हो पा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।